स्टार्ट रिकॉर्डिंग। तो मेरी आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे। फंक्शन कि मैं फंक्शन कैसे बना सकता हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले एक फाइल बना लेता हूँ फंक्शन प्रोग्राम करके, फंक्शन प्रोग्राम डॉट जेएस। ओके, मैंने एक फाइल बना लिया फंक्शन प्रोग्राम डॉट जेएस करके। अभी ये फंक्शन क्या होता है और क्यों बनाना चाहिए, ठीक है। तो पहले थोड़ा इसको समझ लेते हैं, ये फंक्शन क्या होता है, क्यों बनाना चाहिए। तो समझो हमारे पास क्या है, कुछ लाइंस ऑफ कोड है, ठीक है। तो कितना भी लाइंस का कोड हो सकता है, 1 to 100 लाइंस का कोड हो सकता है, ठीक है। और मुझे क्या करना है, ये जितने भी लाइंस के कोड है मुझे इसको समझो 10 टाइम्स यूज करना है या फिर 5 टाइम्स यूज करना है, ठीक है। कितने भी बार मुझे यूज करना हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक तरीका है, रास्ता है कि मैं इसको 10 बार लिख लूँ, जितनी बार भी यूज करना है मुझे। अगर मुझे 10 टाइम्स यूज करना है तो मैं 10 टाइम्स लिख सकता हूँ, 20 टाइम्स यूज करना है तो 20 टाइम्स लिख सकता हूँ, ठीक है। बट इससे क्या हो गया कि हमारा कोड डुप्लीकेट हो गया। हमारे जो फाइल में था, हमारा जो फाइल है जीएस का, उसमें लाइन्स ऑफ कोड इंक्रीज हो गए। कोड डुप्लीकेट हो गया, लाइन्स ऑफ कोड इंक्रीज हो गया, फाइल की साइज बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हमको ऐसा काम नहीं करने का, हमें क्या करना है, हमें कुछ ऐसा होना चाहिए हमारे पास, हम क्या कोड एक ही बार लिखे और उसको एन नंबर ऑफ टाइम्स रीयूज कर पाए। तो रीयूज करना है, मुझे क्या करना है, मेरा जो कोड है उसको रीयूज करना है। तो ये कोड को रीयूज करने के लिए हमारे पास फंक्शन है। हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं और उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर कोड लिखते हैं और उसको रीयूज करते हैं, ठीक है। अगर कोई पूछा कि व्हाट इज द यूज ऑफ फंक्शन, तो आप बोल सकते हो टू रीयूज द कोड। ओके, अभी मैंने जो भी बताया, अगर नहीं समझा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे प्रोग्राम तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा सबको। एक बार मुझे कंफर्म कर दो कि मेरा स्क्रीन विजिबल है क्या, कोई भी कंफर्म करो। यस, यस सर, ओके, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो तो अभी हम फंक्शन कैसे बनाएंगे, तो हम लोग फंक्शन जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, देखो फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन लिखने का ये हमारा क्या कीवर्ड है। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाना है तो फंक्शन कीवर्ड लिखना पड़ता है। फंक्शन कीवर्ड लिखा, अब कोई भी फंक्शन बना सकता हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया फंक्शन का नाम, ये मेरा फंक्शन का नाम है। उसके बाद करने का पैरेंथेसिस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, देन उसके बाद करली ब्रेसेस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग करने का, ठीक है। अब इसके अंदर क्या कर सकते हो, तुम एन नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड लिख सकते हो, जितना भी लिखना है। 100 लाइंस का कोड लिखना है, 1000 लाइन का कोड लिखना है, लिख सकते हो। और उसको क्या कर सकते हो, एन नंबर ऑफ टाइम्स तुम रीयूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक ब्लॉक है, ठीक है, सिंपल सा फंक्शन कि जावास्क्रिप्ट में फंक्शन कैसे बनाना है। बट ये जो जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाते हैं ना, ये हम टोटली 4 तरीके से बना सकते हैं, मीन्स 4 वेज। अभी मैं दिखाता हूँ तुमको कि वो 4 तरीके कैसे 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 बनते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा। तो मैं पहला बताता हूँ, फंक्शन विदाउट पैरामीटर एंड विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है। तो फंक्शन विदाउट पैरामीटर एंड विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट, तो इस टाइप का हम कुछ फंक्शन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे इस टाइप का फंक्शन, तो पहले फंक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन कीवर्ड लिखेंगे, देन फंक्शन का नाम। तो समझो मैंने फंक्शन का नाम लिख दिया हेलो, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग करना है, करली ब्रेसेस चालू एंड बंद करना है, ठीक है। अभी इसमें क्या है कि इधर लिखा है विदाउट पैरामीटर, विदाउट पैरामीटर, ये विदाउट पैरामीटर क्या है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं ना, ये जो पैरेंथेसिस, ये जो पैरेंथेसिस है उसके अंदर हम कुछ वेरिएबल्स पास कर सकते हैं, कुछ वेरिएबल्स पास कर सकते हैं, ठीक है। एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स पास कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इधर ए बी सी ये 3 वेरिएबल्स पास किए। इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स पास कर सकते हो, ठीक है। अगर समझो ये इस वेरिएबल्स को यहाँ पर क्या बोलते हैं, पैरामीटर कहते हैं, पैरामीटर। अगर ये वेरिएबल्स इधर मैं नहीं लिखता हूँ तो ये कैसा फंक्शन बन गया, विदाउट पैरामीटर, विदाउट पैरामीटर, ठीक है। एंड क्या है सेकंड वन, विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट, इसका क्या मतलब है। तो ये क्या करता है ना, अगर मैं किसी फंक्शन को कॉल करता हूँ तो वो फंक्शन मुझे कुछ रिटर्न कर सकता है, जैसे कि इस तरीके से रिटर्न 5, रिटर्न 5। तो जब मैं हेलो, ये जो फंक्शन है इसको मैं जब यूज करूंगा तो ये फंक्शन मुझे क्या रिटर्न करेगा, 5 रिटर्न।
ये मुझे 5 देगा। ठीक है, अगर ये रिटर्न जो स्टेटमेंट है अगर मैं इधर नहीं लिखता हूँ तो ये कैसा फंक्शन बन गया, विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट, राइट। तो अब इसके अंदर मैं तो क्या लिख सकता हूँ, तो इसके अंदर मैं कोई भी कोड लिख सकता हूँ, जैसे कि मैं सिंपल सा कंसोल डॉट लॉग लिख के हेलो प्रिंट करवा देता हूँ, हेलो हेलो, सिंपल सा कोड है। हम इधर एन नंबर ऑफ लाइन्स का कोड लिख सकते थे, बट फॉर सिंपलिसिटी मैंने सिर्फ 1 लाइन का कोड लिखा है, कंसोल डॉट लॉग हेलो। ठीक है, तो अभी किस टाइप का फंक्शन बन गया, फंक्शन विदाउट पैरामीटर एंड विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, सेकेंड वन, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड नीचे लिख दूँ। सेकेंड वन हमारा क्या रहेगा, विद पैरामीटर, फंक्शन विद पैरामीटर एंड विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट। अब इसको कैसे करेंगे, तो वही फंक्शन क्लिक बनाने के लिए पहले फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं। हाँ बोलो नया। अच्छा, तो वो तो ओके, अभी वो तो तुम्हारी फ्रेंड हुई। ओके डन, ओके ठीक, ओके। तो हम लोग इधर थे पैरा फंक्शन, तो हम लोग क्या सेकंड फंक्शन बना रहे हैं, फंक्शन। ठीक है, मैं इसका नाम रखता हूँ ऐड, ओपनिंग क्लोजिंग करते हैं, करली ब्रेसेस चालू एंड बंद कर। अब इधर मैंने क्या लिखा है, विद पैरामीटर, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स पास कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने इधर पास कर दिया ए कोमा बी, एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स पास कर सकते हैं, मैंने अभी 2 वेरिएबल पास कर दिए ए बी। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अभी इधर लिखा है विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट, मीन्स इसके अंदर मुझे रिटर्न कीवर्ड का यूज नहीं करना। ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट मुझे इधर नहीं देना है, तो यहाँ पर मैं कोई दूसरा कोड लिख सकता हूँ कुछ भी। ठीक है, सिर्फ रिटर्न को छोड़कर, तो मैं इधर लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग एडिशन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी का एडिशन कितना होगा, प्लस करा के हम लोग इधर क्या कर देते, ए प्लस बी की जो वैल्यू रहेगी उसको प्रिंट करवा देते इस तरीके से। तो ये कैसा फंक्शन बना, फंक्शन विद पैरामीटर, इसके अंदर हमने पैरामीटर दिया है एंड विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट, इधर हमने रिटर्न स्टेटमेंट का यूज नहीं किया है। ठीक है, थर्ड वन, अभी हम देंगे विदाउट पैरामीटर एंड विद रिटर्न स्टेटमेंट। अब विद रिटर्न स्टेटमेंट को हमको देखना है कि ये कैसे हम करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, फंक्शन एक बना लेते हैं, इसका नाम मैं रखता हूँ डेटा। डेटा करके मेरे पास एक फंक्शन है, ओपनिंग क्लोजिंग किया, करली ब्रेसेस चालू एंड बंद किया। ठीक है, अभी जैसे कि यहाँ पर लिखा है विदाउट पैरामीटर, तो इसमें कोई पैरामीटर तो हमको पास नहीं करना, पैरामीटर नहीं पास करना। ठीक है, विदाउट विद रिटर्न स्टेटमेंट है, मीन्स यहाँ पर कुछ रिटर्न करना है, रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो फंक्शन है जब भी हम इसको यूज करेंगे ना, ये मुझे एक डेटा दे देगा 10 करके, 10। ठीक है, जब भी इस फंक्शन को यूज करूंगा ये मुझे 10 रिटर्न कर देगा। तो ये क्या हो गया, रिटर्न स्टेटमेंट इधर कर दिया मैंने। तो ये किस टाइप का फंक्शन बना, फंक्शन विदाउट पैरामीटर एंड विद रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, अब लास्ट वन आते हैं, फोर्थ टाइप, यहाँ पर होगा विद पैरामीटर एंड विद रिटर्न स्टेटमेंट, विद पैरामीटर एंड विद रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, और फंक्शन का नाम मैं रखता हूँ सम, सम मेरे फंक्शन का नाम है। पैरेंथेसिस चालू करते हैं, इसमें 3 पैरामीटर पास कर लेते हैं, ए बी सी, 3 पैरामीटर पास किया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग किया। ठीक है, अब ये फंक्शन कैसा था, पैरामीटर ले रहा था, विद पैरामीटर है इसलिए मैंने क्या लिया, 3 पैरामीटर यहाँ पर लिए, और साथ में क्या करता है, ये कुछ रिटर्न भी कर रहा है। ठीक है, तो ये इस फंक्शन को जब मैं यूज करूंगा तो ये मुझे कुछ रिटर्न करेगा, कुछ देगा। अब क्या देगा, तो ए प्लस बी प्लस सी, ये मैंने रिटर्न करवा दिया, मीन्स तीनों जो पैरामीटर थे, 3 पैरामीटर्स, उनका एडिशन करा के मैंने उसको रिटर्न करवा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 4 टाइप्स के फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं अपने जावास्क्रिप्ट में, 4 तरीके से। पहला था विदाउट पैरामीटर एंड विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट, सेकेंड वन विद पैरामीटर एंड विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट, थर्ड वन विदाउट पैरामीटर एंड विद रिटर्न स्टेटमेंट, एंड फोर्थ वन इज विद पैरामीटर एंड विद रिटर्न स्टेटमेंट। ओके, तो अभी जितना भी हमने फंक्शन बनाया, 4 फंक्शन बने। ठीक है, बट ये कोई भी फंक्शन अपने आप चलता नहीं है, अपने आप कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होने वाला। हाँ, तो कैसे एग्जीक्यूट होगा, तो हमें एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा।
हम एग्जीक्यूट कैसे करवाएंगे, तो हम उसको कॉल करते हैं। कैसे, समझो मुझे ये जो हेलो फंक्शन है उसको यूज करना है, ठीक है, हेलो फंक्शन को मुझे यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, इधर आके मैं इसका लिखूंगा हेलो पैरेंथेसिस देन सेमीकोलन। सेव कर लो कंट्रोल एस से एंड रन करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है। देखो हेलो प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, उस कोड को यूज कर सकते हो। अभी तो मैंने क्या लिखा है, सिर्फ सिंगल लाइन का कोड लिखा है। इसके अंदर तुम क्या कर सकते थे, n नंबर ऑफ लाइंस का कोड लिख सकते थे, जिसको तुम क्या कर सकते हो, बस उसके नाम से उसको कॉल कर सकते हो और जितना भी कोड उसके अंदर लिखा है वो पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझो इसके अंदर का जो कोड है वो मुझे 3 टाइम्स एग्जीक्यूट करवाना है, 3 टाइम्स। तो मैं इधर बस 3 टाइम्स इसके जो इसको कॉल कर लूंगा 3 टाइम्स। कंट्रोल ऐसे सेव कर लेते हैं, इसको रन करते हैं, तो ये 3 टाइम्स हेलो प्रिंट हो जाने वाला। तो इस तरीके से हमने क्या किया, कोड को रीयूज किया। तो फंक्शन का एक मेन यूज है, फंक्शन को क्यों यूज करना चाहिए, टू रीयूज द कोड, कोड को रीयूज करने के लिए। अगर आपको कोड को रीयूज करना है तो आप फंक्शन यूज कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड वन, अभी जो ये ऐड फंक्शन था उसको यूज करके देखते हैं कि ऐड फंक्शन कैसे यूज कर सकते हैं। तो ऐड को यूज करना है तो मैंने ऐड लिख दिया सिंपल, पैरेंथेसिस चालू बंद किया, बंद कर दिया। अगर आपको याद होगा तो ऐड में क्या कर रहे थे हम लोग, 2 पैरामीटर पास कर रहे थे, a कोमा बी पास कर रहे थे। तो उसको क्या करना पड़ेगा, जब मैं ऐड को कॉल कर रहा हूँ तो उस समय भी मुझे a कोमा बी पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इधर a कोमा बी 4,5 पास कर देता हूँ, 4,5। इसको कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ और रन करके देखते हैं व्हाट विल बी द आउटपुट। एंड आप देख सकते हो कि एडिशन ऑफ a एंड b 9 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको दोबारा यूज करता, अभी समझो मैंने 5,5 दिया, इधर कंट्रोल ऐसे सेव किया, तो इधर 5 + 5 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या किया हमने, कोड को रीयूज किए। थर्ड वन, ये जो डेटा फंक्शन था उसको कॉल करके देखते हैं उसको कैसे यूज करेंगे डेटा फंक्शन को। तो मैंने इधर डेटा लिखा, ठीक है। अगर इसको रन करके देखता हो तो रन किया मैंने इसको, अभी देखो कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। जब मैंने डेटा फंक्शन को यूज किया कुछ भी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपको ये समझना है कि डेटा फंक्शन को जब आप कॉल करते हो तो वो आपको कुछ देता है, आपको कुछ रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अगर वो आपको कुछ दे रहा है, आपको कुछ रिटर्न कर रहा है, तो आपको पहले उसको लेना पड़ेगा। आपको उस वो जो डेटा वो दे रहा है उसको किसी में स्टोर करना पड़ेगा। तो आप किस में स्टोर कर सकते हो, वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हो। तो एक वेरिएबल बना लो, जैसे कि मैंने बना लिया एक वेर ए इक्वल टू डेटा, इस तरीके से, ठीक है। वेर ए इक्वल टू डेटा। अब क्या होगा, जब हम डेटा को कॉल करेंगे ये डेटा फंक्शन मुझे कुछ रिटर्न करेगा। तो ये क्या रिटर्न कर रहा था, 10 रिटर्न कर रहा था, 10। तो वो जो 10 जो डेटा है वो ए वाले वेरिएबल में आकर स्टोर हो जाएगा। ए वेरिएबल में स्टोर होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसके साथ जो भी ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करना है वो कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर सिंपली प्रिंट कर देता हूँ वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू क्या है, ठीक है। ए का वैल्यू हमने इधर प्रिंट करा लिया सिंपल। इसको रन सेव किया और इसको रन करके देखते हैं आउटपुट क्या होता है। तो देख सकते हो वैल्यू ऑफ ए 10 आ रहा है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या किया था, रिटर्न 10 किया था और ये 10 मुझे इधर मिल गया, ए में स्टोर किया मैंने और उसको मैं प्रिंट करा, एक्सेस करा, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन हमने जो बनाया था वो था सम फंक्शन। अब सम फंक्शन को जब कॉल करेंगे तो उसमें क्या होगा, 3 पैरामीटर मुझे पास करना पड़ेगा। चलो पास करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। तो इधर सम को कॉल करेंगे, 3 पैरामीटर पास करेंगे, तो 4,5,6 ये 3 पैरामीटर मैंने पास कर दिए। अभी आपको समझना है जब सम को कॉल करोगे तो वो क्या देगा, आपको कुछ रिटर्न करेगा। तो वो a + b + c का एडिशन रिटर्न कर रहा था। तो अगर वो कुछ रिटर्न कर रहा है तो मुझे किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेना चाहिए। तो उसका जो आंसर है वो मैं किसी वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा। स्टोर करने के बाद मुझे जो भी उसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो ऑपरेशन में परफॉर्म कर सकता हूँ उसके साथ। जैसे कि कंसोल डॉट लॉग उसका जो भी वैल्यू है रिजल्ट का वो हम प्रिंट करा लेंगे, रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट की वैल्यू प्रिंट करा लेंगे, कंट्रोल ऐसे सेव किया, रन करके देखते हैं कि आउटपुट क्या होता है, ठीक है। तो आउटपुट क्या है, रिजल्ट 15, ठीक है। तो 4 + 5 + 6 15, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 4 तरीके से नॉर्मली जावास्क्रिप्ट में 4 तरीके से फंक्शन बना क्रिएट कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। ये सीबीसी में नहीं है, कोई भी लैंग्वेज वाले तो लाइक C++, जावा, पाइथन, PHP, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज, ठीक है। तो एवरी लैंग्वेज में आप इस तरीके से 4 तरीके से फंक्शन क्रिएट कर सकते हो, 4 वेज टू क्रिएट अ फंक्शन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++, जावा, पाइथन। अभी जावास्क्रिप्ट सीख लो तो जावास्क्रिप्ट, ठीक है। या इन फ्यूचर आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी जाओगे ना तो उसमें भी इस तरीके से 4 तरीके से फंक्शन आप क्रिएट कर सकते हो। कंसेप्ट सेम रहेगा। तो आपको क्या करना है, कंसेप्ट समझ के लेना है, ठीक है।
दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होगा, जस्ट सिंटेक्स चेंज हो जाएगा, बट कंसेप्ट तो यही रहेगा ना। तो कंसेप्ट आपको एक बार सीख के लेना है, अच्छे से सीख के लेना है, जो आपको लाइफ टाइम याद रहे, लाइफ टाइम आप उसको यूज़ कर पाओ। तो आई होप ये सबको, ये जो फंक्शन मैंने बनाया चार तरीके से समझाया, वो आपको समझ में आ गया हो कि कैसे बनाना है, कैसे यूज़ करना है। गणेश, माइक ऑन करना। ये तुमको समझा फंक्शन हमने कैसे बनाया, कैसे यूज़ किया? ओके। नेहा, फंक्शन तुमको समझा, फंक्शन क्या होता है, क्यों बनाते हैं? ओके, चलो फिर आगे। ओके। हाँ मतलब देखो, रिटर्न किया, अगर वो कुछ रिटर्न कर रहा है तो आपको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेना है, ठीक है। आप वो वेरिएबल लेट से बना सकते थे, किसी से भी बनाओ, लेट से बनाओ, वेर से बनाओ, कॉन्स्ट से बनाओ, तीन तरीके से बना सकते हो, ठीक है, वेर लेट कॉन्स्ट। तो किसी से भी बनाओ, उसका यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि अभी यहाँ पर एक क्या रिटर्न कर रहा था तुम्हारा, 10 आ रहा था, तो इधर भी 10 आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, ये याद रखना है, उसको स्टोर कर लेना है। वापस रन करता हूँ, इसमें क्या, अच्छा ये ओके। हाँ, तो क्या आ रहा था, वैल्यू ऑफ ए 10, ठीक है, 10 आ रहा है। तो इस तरीके से आप किसी का भी वेरिएबल बना, लेट्स वेर कीवर्ड से बनाना चाहते हो, वेर से बनो, लेट कीवर्ड यूज कर लो, कॉन्स्ट कीवर्ड यूज कर लो, बट आपको ये समझना है, अगर फंक्शन कुछ हमको रिटर्न कर रहा है तो आपको किसी ना वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। वो वेरिएबल किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक है, बट आपको ये भी याद रखना है कि वो स्टोर रिटर्न क्या कर रहा है, ठीक है। ठीक है, वो नंबर रिटर्न कर रहा है कि स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, थोड़ा उसको भी ध्यान में रखते हुए आपको काम अपना जो भी कोड होगा या जो भी लॉजिक आप यूज कर रहे हो उसको ध्यान में रखते हुए आपको करना है, ठीक है। नया डाउट क्लियर हुआ? कोई भी वेर कीवर्ड यूज करना है यूज कर लो, लेट कॉन्स्ट, ठीक है। चलो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, तो हमने अभी तक फॉर्म वगैरह बनाया, टेबल वगैरह बनाया, ठीक है। अभी समझो हमको कुछ टास्क वगैरह परफॉर्म करना है। पहला टास्क, मैं 3 टास्क करवाऊंगा, ठीक है। पहला टास्क हमारा ये है, समझो हमारे पास एक फॉर्म है जो हमने ऑलरेडी बहुत बार बनाया है, ठीक है, और उसमें हमारे पास कुछ फील्ड्स है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि उस फील्ड का, जब मैं फील्ड कुछ डेटा इंटर करूँ और जब सबमिट बटन क्लिक करूँ, सबमिट बटन क्लिक होने पे वो डेटा मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, और मैं कहीं तो प्रिंट वगैरह कराना चाहता हूँ, डिस्प्ले वगैरह करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा, ठीक है। तो पहला हमारा टास्क रहेगा फॉर्म हैंडलिंग। मीन्स मैं एक फॉर्म बनाऊंगा, उसमें कुछ फील्ड्स होंगे, उसमें डेटा एंटर करेंगे, सबमिट करेंगे, सबमिट होने पे वो क्या होना चाहिए, डेटा सबमिट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा कुछ हम करके आज अभी देखने वाले हैं। तो एक फाइल बना लेता हूँ मैं, उसका नाम रखेंगे फॉर्म हैंडलिंग, फॉर्म हैंडलिंग डॉट एच टी एम एल से बनाएंगे क्योंकि मुझे फॉर्म भी बनाना है इसलिए, ठीक है। चालू करते हैं इसको। पहले जेंगो टेम्पलेट से मैं नॉर्मल एच टी एम एल कन्वर्ट कर लेता हूँ, एच टी एम एल। यहाँ पर जो नेसेसरी नहीं है उसको हटा देते हैं, और डॉक्यूमेंट को हटाकर हम इधर लिख देंगे फॉर्म हैंडलिंग, ओके। तो अभी फॉर्म बनाना चालू करते हैं। डीप कंटेनर जल्दी से मैं बना लेता हूँ, फॉर्म है मेरा। फॉर्म के बाद उसमें क्या रहेगा, अब जैसे कि बहुत बार हमने फॉर्म बना चुके हैं, ठीक है। तो एक लेबल बना लेता हूँ, उस लेबल में रहेगा नेम, पहले हम नेम एंटर करवाएंगे, ठीक है, इसमें नेम लिख देते हैं। सेकेंड रहेगा इनपुट बॉक्स, इनपुट बॉक्स रहेगा टेक्स्ट टाइप का, ठीक है, टेक्स्ट 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 टाइप का रहेगा। और इसका जो आईडी रहेगा वो मुझे क्या करना है, इसके सेम रखना है, पता है ना, इसका फोर का नेम और इसका आईडी सेम होना चाहिए, ठीक है। ये मेरा नेम के लिए हो गया, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। सेकेंड वन ईमेल के लिए हो जाएगा, ईमेल के लिए। थर्ड वन जेंडर के लिए ले लेते हैं, देन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेंगे, देन पासवर्ड लेंगे, और एक सबमिट बटन रिसेट बटन के लिए ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। चलो चेंज करते हैं फटाफट। यहाँ पर ईमेल होगा, इसको कॉपी कर लेते हैं, ईमेल होगा, ये भी ईमेल होगा, एंड नेम की जगह पर ईमेल लिख लेते हैं। देन इसके लिए हम क्या करने वाले थे, जेंडर, चलो तो इसका क्या करते हैं, जेंडर लिख देते हैं,
ये जेंडर को इधर भी सेम होना चाहिए, आईडी, यहाँ पर भी जेंडर लिखना पड़ेगा, जेंडर, ठीक है। अभी ठीक है, जेंडर के लिए क्या बनाना पड़ेगा, इनपुट बॉक्स तो नहीं लेंगे हम लोग, जेंडर के लिए मैं बना दूंगा इधर सिलेक्ट बॉक्स, ठीक है। रेडियो बटन बना सकते हैं बट मैं सिलेक्ट बॉक्स बना रहा हूँ, सिलेक्ट बॉक्स, सिलेक्ट बॉक्स बनाएंगे और इसका क्या करेंगे, ये जेंडर, इसका जो आईडी वो रखेंगे, क्योंकि ये आईडी अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा ये आईडी का हम लोग कैसे यूज करने वाले हैं आज, ठीक है। तो ये जो डेटा हम एक्सेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ आईडी करने वाले हैं। तो सिलेक्ट बॉक्स बनाए, इसमें दो ऑप्शंस बना लेते हैं, ओपी टी ऑप्शन, ठीक है। स्पेलिंग रॉन्ग लिख दिया मैंने, ऑप्शन। अभी ऑप्शन क्या देंगे जेंडर के लिए, पहला मेल रहेगा, देन सेकंड ऑप्शन विल बी फीमेल, ठीक है, सेकंड ऑप्शन विल बी फीमेल। अभी क्या रहेगा, इधर वैल्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग इधर जो लिखेंगे ना ऑप्शन में, जो ये वैल्यू लिखते हैं वही हम एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। तो इधर आप ये नहीं आएगा, आप जब एक्सेस करोगे विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड, ये इसका वैल्यू, ये जो जेंडर का वैल्यू जब एक्सेस करना चाहोगे तो ये मेल लिख के नहीं आएगा, ठीक है, ये नहीं आता है। जो आप वैल्यू के अंदर लिखते हो वो एक्सेस होता है। तो आपको याद रखना है, मेल के लिए हम क्या लिख देंगे, इधर मेल लिख देंगे स्मॉल लेटर में, फीमेल के लिए हम फीमेल लिख देंगे, ये वाली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं दिखाऊंगा बाद में कि कौन सा वाला एक्सेस हो रहा है, डेटा हमको ये वाला मिलता है या फिर ये मिलेगा, ठीक है। तो इधर मैंने बना दिया। अब ये इधर क्या है, नेक्स्ट वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हम इनको सिलेक्ट बॉक्स बनाएंगे जिसमें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजर से लेंगे इनपुट, ठीक है। ये जो मैंने इधर लिखा इसका सेम मेरे को आईडी भी इधर रखना है और यहाँ पर भी ले लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, पी कैपिटल रख लेता हूँ, हटाकर लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। और इधर भी क्या होना चाहिए, सिलेक्ट बॉक्स होना चाहिए, तो ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर सिलेक्ट बॉक्स होगा, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इधर सेम होना चाहिए। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम क्या डालेंगे, सी डाल देते हैं, देन सी प्लस प्लस डाल देते हैं, मीन सी पी पी। दो ऑप्शन और बना लेंगे हम लोग जावा एंड पाइथन के लिए, जावा है पाइथन है, ठीक है। जावा का ऑप्शन बना लिया, देन पाइथन का ऑप्शन बना लेते हैं। इधर भी क्या लिखेंगे हम लोग, सी लिखेंगे, सेकेंड ऑप्शन में हम लोग लिखेंगे सी पी पी, देन थर्ड ऑप्शन में जावा, देन फोर्थ ऑप्शन में पाइथन, ठीक है। तो ये हमारा एक और फील्ड रेडी हो गया। देन नेक्स्ट फील्ड था हमारा पासवर्ड का, PAWS पासवर्ड, यहाँ पर भी लिख देंगे पासवर्ड। इसको कॉपी करते हैं, इसका आईडी क्या होना चाहिए, पासवर्ड सेम, और इसका टाइप भी होना चाहिए पासवर्ड, ओके। नेक्स्ट हमको बनाना था सबमिट बटन एंड रीसेट बटन लास्ट में, इनपुट। तो सबमिट बटन ले लेते हैं, सबमिट बटन, सबमिट बटन आ गया, इधर मैं सबमिट लिख देता हूँ। देन रीसेट बटन बनाना है, इनपुट, रीसेट बटन आर में, रीसेट 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 बटन, इधर में हम लिख देते हैं रीसेट, ठीक है। तो मोस्टली हमारा सारा फील्ड क्रिएट हो चुका है। पहला नेम के लिए था, नेम के लिए रेडी है, देन ईमेल के लिए, देन जेंडर के लिए मेल फीमेल, ठीक है। देन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, 4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, देन पासवर्ड एंड लास्ट वन अपना सबमिट बटन, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूँ, आउटपुट देखते हैं इसका आउटपुट क्या रहता है, ठीक है। ऐसा हमको फॉर्म दिख रहा है, बहुत छोटा है, तो थोड़ा मैग्नीफाई कर दूंगा इधर अभी, ठीक है। तो इतना बड़ा हमारे पास फॉर्म आ चुका है अभी, ठीक है। तो मेल का ऑप्शन है, ईमेल है, और जेंडर है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पासवर्ड है, सबमिट बटन है, रीसेट बटन, ठीक है। चलो अभी क्या करना है, जैसे समझो मैंने इसमें कुछ डेटा लिखा और जो सबमिट बटन क्लिक किया, तो कैसे हैंडल करेंगे उसको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इधर फॉर्म में आएंगे और इधर एक इवेंट लगाएंगे जिसका नाम है ऑन सबमिट, ऑन सबमिट करके इवेंट, ठीक है। ऑन सबमिट मीन्स जैसे ही ये फॉर्म सबमिट होगा तो एक फंक्शन चलेगा, उस फंक्शन का नाम क्या रखेंगे, हैंडल सबमिट। वो क्या करेगा, सबमिट इवेंट को हैंडल करेगा, हैंडल सबमिट, ठीक है। तो सबमिट इवेंट को हैंडल करने के लिए हमने फंक्शन बनाया। अभी जावास्क्रिप्ट, अभी ये क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट कोड चालू करेंगे स्क्रिप्ट टैग में, और इधर एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन का नाम रहेगा हैंडल सबमिट, हैंडल सबमिट, ओके। हैंडल सबमिट मेरे फंक्शन का नाम है। अभी क्या करना है, हैंडल सबमिट ये फंक्शन का नाम, ठीक है। ये जब भी ये हम फॉर्म में डेटा फिल करेंगे और ये बटन को जैसे सबमिट बटन क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली हैंडल सबमिट कॉल होगा,
हैंडल सबमिट में क्या करेंगे, सारे डेटा को एक्सेस करेंगे। अब वो डेटा एक्सेस कैसे करेंगे, तो हम लोग डेटा एक्सेस करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आईडी। इस आईडी की मदद से हम डेटा एक्सेस करने वाले हैं। आईडी नेम है, ईमेल है, देन जेंडर है, उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके बाद पासवर्ड है। ठीक है, तो इसके आप एक्सेस करेंगे। अब कैसे एक्सेस करेंगे वो दिखाता हूँ मैं। तो समझो मैं क्या करता हूँ, कुछ वेरिएबल्स बना लेता हूँ कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से। कॉन्स्ट कीवर्ड और वेरिएबल का नाम है नेम। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक चीज़ का यूज़ कर रहा हूँ, नाम है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब ये क्या है, हम क्या कर सकते हैं ना, समझो मुझे अपने एचटीएमएल में कोई भी फील्ड है, कुछ भी हो सकता है, इनपुट बॉक्स हो सकता है, ठीक है, तो कोई भी फील्ड है उसका डेटा एक्सेस करना है, तो मैं डॉक्यूमेंट की मदद से मैं एक्सेस कर सकता हूँ। डॉक्यूमेंट एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है जो मैं अपने एचटीएमएल के पेज में कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब जाओ अपना एचटीएमएल से जावास्क्रिप्ट इस पेज में, एचटीएमएल का जो पेज है उसमें कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, ये ग्लोबली अवेलेबल रहता है। तो इस ये जो अपना ऑब्जेक्ट है डॉक्यूमेंट का, उस पर एक फंक्शन है गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, इसमें क्या करने का, डबल कोड के अंदर आईडी पकड़ाने का जिसका आपको डेटा एक्सेस करना है। जैसे कि मैं चाहता हूँ ये जो नेम फील्ड है उसका डेटा एक्सेस करना चाहता हूँ, तो ये जो नेम है मैं इसको सिंपली पास कर दूंगा इधर। ठीक है, ऐसा लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और उस आईडी का नाम, तो नेम वो आईडी है। ठीक है, उसका क्या चाहिए, मेरे को वैल्यू चाहिए, तो मेरे को लिखना है इधर वैल्यू। तो ये जो फील्ड होगा जिसकी आईडी नेम है, उसका जो वैल्यू रहेगा उस फील्ड में, वो मेरे को इस वाले वेरिएबल में मिल जाने वाला। ठीक है, इस वाले वेरिएबल में आ गया। इस तरीके से हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स है, जितने भी डेटा है हमारे पास, इन सब का डेटा में निकाल सकते हैं। जैसे कि सेकंड वन ईमेल के लिए बनेगा, फिर उसके बाद जेंडर के लिए, उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके बाद अपना लास्ट पासवर्ड के लिए। ठीक है, लास्ट पासवर्ड के लिए। हेलो, नेहा। Yes. मेरा स्क्रीन विजिबल है? ओके, इट्स ओके। आई थिंक थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो सकता है, इसलिए शायद मेरे तरफ ही प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए, अगर बंद हो जाए ना तो मुझे बता बता देना। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। तो अभी क्या करना था, ये मेरे नेम वाला जो फील्ड था उसका डेटा निकाल चुका हूँ। अभी जो दूसरा फील्ड है ईमेल करके, उसका डेटा निकालना है। तो ईमेल का ये जो आईडी है उसको कॉपी कर लेते हैं। अनिकेत, बोलो अनिकेत कुछ बात। बिल्कुल बिल्कुल सेम सेम। तो जो आईडी हम फील्ड बनाते समय मेंशन कर रहे हैं, वही आईडी, वही वही वाला हमको नीचे भी लिखना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी में भी। ठीक है, उसी से हम क्या कर पाएंगे, डेटा एक्सेस कर पाएंगे। तो मैं इधर का जो ईमेल है उसको कॉपी कर लेता हूँ और इधर मैं डाल देता हूँ, ईमेल है मेरे पास, इधर भी ईमेल है। ठीक है, अभी थर्ड वन क्या था अपने पास, जेंडर था, जेंडर लिया मैंने, और इधर भी जेंडर लिख देता हूँ, यहाँ पर भी जेंडर। इससे क्या होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा ना, इधर आईडी और ये वेरिएबल का नाम कन्फ्यूजन ना होने के कारण, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं सेम रख रहा हूँ। इससे क्या, इजीली मैं अंडरस्टैंड कर पाऊंगा कि कौन सा वेरिएबल है और इसमें किस कौन सा डेटा है। ठीक है, ईमेल फील्ड का डेटा आ रहा है, जेंडर फील्ड का डेटा आ रहा है। थर्ड वन अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख देते हैं एक में, इधर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इधर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेटा आ जाए। लास्ट वन अपना था पासवर्ड, पासवर्ड इधर लिख लेते हैं और इधर पासवर्ड का डेटा आ जाए। ठीक है, चलो, पासवर्ड का डेटा आ जाएगा। अभी क्या करना है, सारा डेटा तो मिल गया। अभी क्या करना है, कुछ इवेंट हैंडलिंग करनी है मेरे को। ठीक है, मतलब एरर हैंडलिंग। जैसे कि समझो अभी क्या कर सकता है यूज़र जो है ना, वो क्या कर सकता है, इसमें डेटा ना फिल करे। समझो नेम फिल ही ना करे, ईमेल को अभी फिल ही नहीं किया उसने, पासवर्ड अभी फिल ही नहीं किया और सबमिट बटन क्लिक कर रहा है वो। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम क्या चाहते हैं, जब तक वो नेम, ईमेल, अपना ये जितना भी एंट्री है, जितना भी फील्ड है,
जब तक ये पूरा डेटा वो फिल ना करते, वो फॉर्म को सबमिट ना कर पाए। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ता है, वैलिडेशन लगाना पड़ता है। अब ये जो वैलिडेशन है दोनों साइड से लगती है, फ्रंट एंड साइड से भी लगाया जाता है, बैक एंड साइड से भी लगाया जाता है। ठीक है, दोनों साइड से वैलिडेशन लगाया जाता है। तो अभी तो फिलहाल हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग जावास्क्रिप्ट का यूज़ करें, तो हम लोग अभी क्लाइंट के साइड की तरफ से, मतलब फ्रंट एंड साइड में हम लोग वैलिडेशन लगाने वाले हैं कि फॉर्म तब तक सबमिट नहीं होना चाहिए जब तक इसमें डेटा ना एंट्री हो। जब सारे फील्ड्स में डेटा है तो ही फॉर्म सबमिट होना चाहिए। ठीक है, अब ये काम हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जितने भी वेरिएबल्स हमारे पास है, नेम, ईमेल, जेंडर, जितने भी वेरिएबल्स है सबको एक एक करके चेक करना पड़ेगा कि उसमें डेटा है कि नहीं। कैसे चेक करूंगा, इफ, तो इफ लगाएंगे और हम देखेंगे नेम अगर इक्वल टू ब्लैंक है, ब्लैंक, ठीक है, इफ नेम इक्वल टू ब्लैंक है, और ये तो और ऑपरेटर है, ठीक है, और ऑपरेटर, और ये क्या करता है, दो में से एक कंडीशन अगर ट्रू है तो ये आउटपुट देगा। मैं पहले थोड़ा कोड लिख देता हूँ कि नॉट इक्वल टू नल, नहीं नॉट इक्वल टू नल नहीं, कंडीशन है इक्वल टू नल कंडीशन आएगा। ठीक है, जरा इसको इतना लिखा और बताता हूँ क्या है। तो ये क्या यूज़ किया मैंने, इफ नेम इक्वल टू ब्लैंक, ब्लैंक है, या फिर नेम इक्वल टू नल है, अगर इन दोनों में से कुछ भी ट्रू है, या तो ये कंडीशन ट्रू है या तो ये कंडीशन ट्रू है, तो ये क्या कर देगा, ये जो कोड है इसके अंदर का एग्जीक्यूट करवा देगा। इसको हम क्या कहते हैं, ये जो है इसको और ऑपरेटर कहा जाता है, और ऑपरेटर। ठीक है, ये और ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है, ये अगर मेरा लेफ्ट साइड का कंडीशन एंड राइट साइड का कंडीशन अगर दोनों ट्रू है तो ये जो और ऑपरेटर है मुझे ट्रू देता है, ट्रू। ठीक है, तो लेफ्ट साइड का कंडीशन भी राइट होना चाहिए, राइट साइड का कंडीशन भी राइट होना चाहिए। अगर दोनों साइड का कंडीशन राइट है तो ये ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। ठीक है, नहीं, और ऑपरेटर दोनों में से एटलीस्ट वन कंडीशन राइट होना चाहिए। अगर ये राइट है तो भी ट्रू मिल जाएगा, ये राइट है तो भी ट्रू मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये दोनों में से कुछ भी है तो हम लोग क्या करेंगे, यूजर को एक अलर्ट मैसेज देंगे और उसमें बोल देंगे कि भाई नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड। कोई भी मैसेज तुम दे सकते हो उसको। ठीक है, मैं अभी फिलहाल दे देता हूँ नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड। अब इधर क्या करते हैं हम लोग, इधर रिटर्न करवा देंगे प्रोग्राम को, रिटर्न। अब ये क्या हो रहा है जरा समझते हैं। अगर तुम्हारा जो भी डेटा आया उसमें से अगर नेम ब्लैंक है या फिर नेम नल है, मतलब नेम में कुछ डेटा है ही नहीं, अगर कोई भी डेटा है ही नहीं तो क्या करेंगे, एक मैसेज देंगे नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड कि नेम तो डालना पड़ेगा। ठीक है, और रिटर्न कर देंगे। रिटर्न करने से क्या होगा कि इसके नीचे जितना भी कोड है, अभी और भी कोड लिखेंगे तो इसके नीचे जितना भी कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है, इधर ही तुम्हारा प्रोग्राम क्या हो गया, रिटर्न हो गया, बंद हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो ये फंक्शन जो इधर ही स्टॉप हो जाएगा, ये जो हैंडल फंक्शन है, हैंडल सबमिट फंक्शन इधर ही स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, जरा मैं इसको करके दिखाता हूँ। अगर मैं अभी क्या करता हूँ, अभी मैंने नेम फील्ड तो डाला ही नहीं हूँ और मैं सबमिट बटन क्लिक करने की कोशिश करता हूँ तो आता है नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, इस तरीके से। ठीक है, नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, सबमिट बटन क्लिक किया, नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अब फॉर्म सबमिट नहीं कर पाता जब तक मेरे को नेम फील्ड में एंटर नहीं कर दूँ। इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, मेरे जितने भी फील्ड है, ईमेल, जेंडर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पासवर्ड, सबके लिए करना है मुझे वैलिडेशन। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये ईमेल के लिए हो जाएगा, ये जेंडर के लिए, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड लास्ट वन पासवर्ड के लिए हो जाएगा। ठीक है, बट हम क्या करेंगे, इफ लगा के नहीं चेक करेंगे, हम ब्रांच बनाएंगे एल्स। पहले ये कंडीशन चेक हो, अगर ये कंडीशन सही हो गया, प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, तो नीचे का कोड नहीं चलना चाहिए ना, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, बार बार एल्सिफ लगा के चेक करेंगे। या तो ये चेक होगा, या तो ये, या फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, मतलब लाइन से चेक होना चाहिए, है लाइन से। लास्ट में इसको चेक करवा देंगे। अभी तक थोड़ा सा सही करना पड़ेगा, इधर नेम चेक किया, इधर मुझे किसको चेक करना है, ईमेल को चेक करना है, ईमेल। तो इधर मैं बस ईमेल लिख दूंगा, यहाँ पर भी ईमेल हो जाएगा। ठीक है, इधर हम क्या लिख देंगे, ईमेल। उसके बाद जेंडर है, यहाँ पर जेंडर कर देंगे, यहाँ पर भी जेंडर, यहाँ पर भी जेंडर। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इधर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इधर भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इधर भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लास्ट वन पासवर्ड, तो इधर भी पासवर्ड, इधर भी पासवर्ड, इधर भी पासवर्ड। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको
सही कर देते। ईमेल का ई कैपिटल, जेंडर का जी कैपिटल, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पी, अंडरस्कोर को हटा देते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड पासवर्ड का पी कैपिटल। तो इस तरीके से हमने क्या किया, मेरे पास जितने भी फील्ड्स थे सब पे मैंने वैलिडेशन लगा दिया, ठीक है। अब जब तक डेटा इंटर नहीं है तब तक क्या कर पाएंगे, फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते जब तक डेटा इंटर नहीं है। और जब डेटा पूरी तरीके से इंटर हो जाए तो अलर्ट मैसेज देंगे, इफ फॉर्म इज सक्सेसफुली सबमिटेड, ठीक है, फॉर्म इज सक्सेसफुली सबमिटेड, ये मैसेज दे देंगे। और ये कब चलेगा, ये वाला लाइन कब चलेगा, जब इसमें से कुछ नहीं चला, समझो ये भी नहीं चला, ये भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। अगर ये सारे एग्जीक्यूट नहीं हुए इसका मतलब क्या है कि हमने जितना भी फील्ड था सब में डेटा इंटर किया हुआ है। अगर सब में डेटा इंटर किया है तो लास्ट में ये जो मैसेज है अलर्ट बॉक्स, फॉर्म इज सक्सेसफुली सबमिटेड, वो चल जाएगा। तो जरा इसको एग्जीक्यूट करते हैं एंड आउटपुट देखते हैं। समझो मैंने अभी कोई भी डेटा इंटर नहीं किया और मैं सबमिट बटन क्लिक करता हूँ, सबमिट बटन क्लिक किया तो मुझे मैसेज आता है नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड। तो मैं नेम फील्ड देना पड़ेगा, तो मैं एक नेम दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद सबमिट मारने की कोशिश करता हूँ तो आता है ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है, ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड। अभी ईमेल भी नहीं दिया, नेम को दे देता हूँ, ईमेल दे देता हूँ कोई एक, ठीक है। अभी सबमिट मारने की कोशिश करता हूँ तो आता है पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड। तो पासवर्ड, क्योंकि देखो अभी क्या होता है, सिलेक्ट बॉक्स में बाय डिफॉल्ट एक सिलेक्टेड है, बाय डिफॉल्ट जेंडर में क्या सिलेक्टेड है, मेल सिलेक्टेड है, बाय डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी सिलेक्टेड है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट इसमें एक सिलेक्टेड हो जाता है, अगर यूजर को चूज नहीं करता है तो बाय डिफॉल्ट जो भी रहते हैं वो चला जाएगा आउटपुट में, ठीक है। तो इसके लिए, इसलिए जेंडर के लिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए नहीं आ रहा है और पासवर्ड के लिए आ रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, पूरा डेटा इंटर कर लेता हूँ राइटली, ठीक है। और इधर मेल भी ले लेता हूँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा, एक पासवर्ड ले लेते हैं, ठीक है, और सबमिट बटन क्लिक करते हैं तो आता है फॉर्म इज सक्सेसफुली सबमिटेड आ रहा है, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, तुम वैलिडेशन करवा सकते हो, जब तक सारे डेटा इंटर ना हो जाए तब तक फॉर्म सबमिट ना हो, ठीक है। अभी क्या करते हैं, वो जो डेटा था वो भी सब दिखा देते हैं फॉर्म सबमिट होने के बाद। अलर्ट बॉक्स हम कंसोल करवा सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल करवा दें, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, समझो पहला डेटा क्या था अपना, नेम डेटा था, तो हम इधर नेम प्रिंट करवाएंगे, नेम, ठीक है, नेम प्रिंट करवाएंगे। फिर दे देते हैं कंसोल डॉट लॉग, दूसरा क्या डेटा था, ईमेल था, ईमेल, ईमेल प्रिंट करवाएंगे, ईमेल, ओके। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग, नेम हो गया, ईमेल हो गया, थर्ड वन इज जेंडर, जेंडर, जेंडर भी प्रिंट करवा दिए। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये जो डेटा है इसको भी प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। लास्ट में पासवर्ड, कंसोल डॉट लॉग पासवर्ड, पासवर्ड में जो डेटा आ रहा है वो प्रिंट करवाएंगे। अभी पासवर्ड लास्ट का था, ठीक है। तो मैं जितना भी डेटा था फॉर्म सबमिट होने के बाद, ऐसा समझ लो ये मैंने लाइन क्या लिखा, ऐसा समझ लो ये जो डेटा है ना मैं बैक सर्वर पे भेज रहा हूँ, या फिर मेरा जो बैकएंड का लैंग्वेज है ना, बैकएंड जहाँ पर मेरा बना है जो डेटा को हैंडल करने वाला है, वो मैं वहाँ पर भेज रहा हूँ। ऐसा एज्यूम कर लो, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए हम लोग बैकएंड का कोड तो नहीं कर रहे, तो ऐसा हम एज्यूम करके चलेंगे कि हमारा ये जो डेटा है ना बैकएंड में जा रहा है या बैकएंड तक पहुँच गया, ठीक है। अभी फिलहाल ये एज्यूम करके चलते हैं, और जब फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो ये डेटा बैकएंड तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो जरा हम लोग इसको देखते हैं कि बैकएंड में डेटा जा रहा है कि नहीं। तो मैं इंस्पेक्ट कर लूँगा। हाँ कार्तिक बोलो। नहीं, पहले समझो तुमने नेम इंटर ही नहीं किया है और सबमिट कर रहे हो, ठीक है, तो नेम के लिए आ जाएगा, नेम फील्ड इज नॉट, नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, बस प्रोग्राम बंद हो गया, हैंडल सबमिट टर्मिनेट हो गया, ठीक है। फिर तुमने समझो नेम इंटर किया, अभी ईमेल इंटर नहीं किया और पासवर्ड भी,
बंद कर देगा, सही बात है। ठीक है, पहले ही कंडीशन पे वो स्टॉप हो जाने वाला है, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं ना, क्योंकि पहले ही ब्लैंक है, तो बाकी क्यों चेक करना है, पहले एरर मैसेज दे दो सामने वाले को। तो इंसर्ट पे जाते हैं। ओके, तो इधर कंसोल है, ठीक है, हम लोग कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमको प्रिंट करेगा। ये बता दो कैसे ओपन किया मैंने। इंस्पेक्ट करने का, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट, देन कंसोल। ठीक है, यहाँ पर आएगा। चलो इस फॉर्म को जरा फिल करते हैं। अभी थोड़ा फॉर्म छोटा हो गया, एक काम करता हूँ, पहले फॉर्म को फिल ही कर देता हूँ। तो अजीत है, देन डाल दिया, मेल है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन ले लेते हैं, पासवर्ड ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैं सबमिट बटन क्लिक करता हूँ, सबमिट बटन क्लिक किया, फॉर्म में सक्सेसफुली सबमिटेड आ रहा है। ओके करते हैं। कंसोल पे देखते हैं हम लोग कुछ डेटा आया कि नहीं आया। तो इधर नहीं आया, क्यों नहीं आया, इधर क्या इशू हो गया, ये डेटा आ गया, रिफ्रेश हो गया आई थिंक सो। डेटा रिफ्रेश हो गया, रुको। तो फिर हम क्या करा सकते हैं, आई थिंक पेज रिलोड इवेंट डॉट, यहाँ पर ये लेकर प्रिवेंट डिफॉल्ट, एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ। एफ जी मेल है, पाइथन एंड पासवर्ड 1 2 3 4, देन सबमिट। कुछ आया, रिलोड रिलोड हो गया, ठीक है छोड़। तो हम क्या करते हैं ना, इधर इसको अलर्ट बॉक्स में डाल देते हैं, कंसोल का भी नहीं करते, इसको कमेंट कर देते हैं। ये जो भी लाइन थे इसको अलर्ट बॉक्स में डाल देते हैं, अलर्ट बॉक्स में मैसेज प्रिंट कराते हैं। तो क्या क्या प्रिंट कराना है, नेम प्रिंट कराना है, ईमेल प्रिंट कराना है, एंड जेंडर प्रिंट कराना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, एंड लास्ट में पासवर्ड हो गया। ठीक है चलो, कंसोल ही बंद कर देते, बैकएंड का जब करेंगे तो कंसोल देखेंगे। अजीत ईमेल मेल CPP पासवर्ड 1 2 3 4 सबमिटेड एंड फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड, अजीत आया। ओके, एक ही डेटा आ रहा है, तो एक डेटा आ रहा है तो मुझे कैसा करना पड़ेगा, ऐसे प्लस एक कॉन्केटिनेट करवाना पड़ेगा सबको, इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस दे सकते हैं हम लोग, या फिर स्पेस की जगह पे ये भी दे सकते हैं, ये वाला सर ऐसा। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और जिधर भी कोमा लिखा है वहाँ पर डाल देता हूँ। आउटपुट देखते हैं। नेम अजीत, ईमेल डालता हूँ, मेल है CPP, पासवर्ड डालते हैं, देन सबमिट बटन। फॉर्म इज सक्सेसफुली सबमिटेड, आंसर है अबाउट, डेटा है अजीत, ईमेल अपना है, पासवर्ड ईमेल, मेल में देखो क्या, मेल की जो स्पेलिंग है वो कैपिटल नहीं है, स्मॉल है। ठीक है, तो ये मैं बता रहा था कि जो हम लोग लिखते हैं, जो डिस्प्ले होता है वो नहीं जाता है, जो हम वैल्यू में लिखते हैं वो जाता है बैकएंड में। ठीक है, तो मेल आता है MAL ईमेल, ऊपर CPP। ठीक है, देन पासवर्ड अपना 1 2 3 4। तो हमारा जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि जब इधर हम लोग डेटा एक्सेस करते हैं, अभी जेंडर का और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जब एक्सेस कर रहे हैं, तो जो डेटा जाता है वो ये वाला जाता है, ये वाला। ठीक है, ये वाला नहीं जाता है, ये सिर्फ डिस्प्ले होता है, यूज़र को डिस्प्ले होगा। ठीक है, ये जो कैपिटल में हमने लिखे यूज़र को बस डिस्प्ले होगा, पर जो बैकएंड में जाएगा वो ये वाला जाएगा, जो वैल्यू में लिखा जाता है ऑप्शन फील्ड में। ठीक है, चलो आई होप इतना क्लियर हुआ। तो अनिकेत, माइक ऑन करना। हाँ, ये फॉर्म तुमको समझा। ओके, ठीक है चलिए, चलो कोई डाउट नहीं है तो बोलो। हाँ, तो अगर आपको ऐसे पासवर्ड लगाने पड़ेंगे ना, तो आपको थोड़ा रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा है,
तो आप रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आर ई यू, वो अभी आगे आने वाले में देखेंगे कि हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन का कैसे, जब हम वैलिडेशन वगैरह लगाना तो कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो उसमें रेगुलर एक्सप्रेशन हमको यूज़ करना पड़ेगा, हाउ टू राइट रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। तो बाद में देखेंगे। तो रेगुलर एक्सप्रेशन लगाने से आप क्या कर सकते हो, पैटर्न मैचिंग करवा सकते हो कि आपको किस टाइप का ईमेल चाहिए या फिर पासवर्ड कितने कैरेक्टर का चाहिए, ठीक है। वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। बट अभी तो हम लोग फिलहाल सिंपल सा फॉर्म एक सबमिट मार रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग ने इतना वैलिडेशन परफॉर्म किया, ठीक है। अभी क्या होता है, नेट पे बना बनाया रेगुलर एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा कि ईमेल के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन, पासवर्ड के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन, ना जाने बहुत सारे मिल जाएंगे आपको रेगुलर एक्सप्रेशन, वो आप ले सकते हो और उसको यूज कर सकते हो अपने कोई जो भी आपका प्रोजेक्ट, ठीक है। चलिए फिर अभी हम क्या करते हैं, एक और टास्क करते हैं, ये हमारा एक टास्क हुआ है। सेकेंड टास्क हमारा क्या है कि मैं एक क्या सोच रहा है, काउंटर प्रोग्राम बनाने के लिए, काउंटर प्रोग्राम, ठीक है। जिसमें क्या रहेगा, मुझे काउंटर दिखेगा, काउंटर की वैल्यू 0 रहेगी, ठीक है। 3 बटन हमारे पास रहेंगे, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, रीसेट का। तो इंक्रीमेंट पे क्लिक करने पे वो जो वैल्यू इंक्रीमेंट होनी चाहिए बाय 1, डिक्रीमेंट पे क्लिक करने से वो वैल्यू डिक्रीमेंट होनी चाहिए, डिक्रीमेंट बाय 1, एंड रीसेट करने से वो बाय डिफॉल्ट पे सेट हो जाए 0। तो ये टास्क हमको करना है। अभी कैसे करेंगे तो थोड़ा समझते हैं कैसे करेंगे। अभी इसके लिए मैं एक नया फाइल बना लेता हूँ, ठीक है। और उस फाइल का नाम दे देते हैं काउंटर प्रोग्राम, काउंटर प्रोग्राम डॉट एच टी एम एल, ठीक है। चालू कर देता हूँ एच टी एम एल। अच्छा अभी पहले तो जेंगो टेम्पलेट है, इसको मैं एच टी एम एल में कन्वर्ट कर लेता हूँ, एच टी एम एल। ये जो 2 लाइन है उसको हटा देते हैं, नो प्रॉब्लम। डॉक्यूमेंट को हटाकर हम लोग लिख देते हैं काउंटर प्रोग्राम, ये हमारा काउंटर प्रोग्राम हो जाएगा। चलिए, तो अभी क्या करते हैं, पहले तो हमको डिस्प्ले कुछ कराना पड़ेगा, बटन जिसकी मैं बोल रहा हूँ कि मैं काउंटर डिस्प्ले कराऊंगा, काउंटर की वैल्यू क्या है। देन मैं डिस्प्ले कराऊंगा 3 बटन, इंक्रीमेंट का बटन, डिक्रीमेंट का बटन, रीसेट का बटन, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। एक डिफ कंटेनर बना लेते हैं जिसमें एक हेडिंग डाल देता हूँ, ठीक है। उसमें रहेगा काउंटर का वैल्यू, अभी फिलहाल 0 है, ठीक है। काउंटर का वैल्यू रहेगा जो अभी फिलहाल 0 है, ठीक है, 0, काउंटर की वैल्यू 0। इसमें क्या बनाने का, हमको 3 बटन बनाना है, इंक्रीमेंट के, डिक्रीमेंट के, रीसेट के। तो हम लोग बटन बनाते हैं, बटन, ये कौन सा बटन होगा, इंक्रीमेंट का बटन होगा, इंक्रीमेंट का बटन होगा, ठीक है, इंक्रीमेंट का बटन। अभी क्या कर सकता हूँ, इसी तरीके से मैं डिक्रीमेंट का बटन बना सकता हूँ, इंक्रीमेंट हो गया, डिक्रीमेंट हो गया, देन रीसेट का बटन बना सकता हूँ, बना दिया। 3 बटन हमारे पास रेडी है, हम लोग आउटपुट देख सकते हैं कि क्या दिख रहा है अभी रन करके। तो इस तरीके से कुछ दिख रहा है, काउंटर है हमारे पास और 3 बटन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, रीसेट, ठीक है। अभी तो कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। तो जैसे कि मैं इंक्रीमेंट जब क्लिक करूँ तो इसका वैल्यू इंक्रीमेंट होनी चाहिए बाय 1, डिक्रीमेंट पे बाय माइनस 1 होना चाहिए, रीसेट पे 0 पे आ जाना चाहिए। चलो इसको करते हैं, कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए ना, इस पर हमको कुछ इवेंट्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अभी कौन सा इवेंट लगाता हूँ वो देखो जरा, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक कौन सा इवेंट है, तो जब इस बटन पे क्लिक किया जाए तो एक इवेंट होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी तुम इंक्रीमेंट बटन पे क्लिक करोगे तो ये जो इसके अंदर हम जो फंक्शन मेंशन करेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसके अंदर मैं एक फंक्शन मेंशन करता हूँ, इंक्रीमेंट करके। तो इंक्रीमेंट करके फंक्शन है जो हम बनाएंगे, ठीक है। तो जब भी तुम इंक्रीमेंट बटन पे क्लिक करोगे ये जो फंक्शन है एग्जीक्यूट हो जाएगा, इंक्रीमेंट बटन। चलो, तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग यूज़ करके देख, ये सेम जो है कोड में थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ और ये तीनों बटन में पेस्ट कर देता हूँ। ये डिक्रीमेंट का हो जाएगा, देन ये रीसेट का हो जाएगा। थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम लोग, डिक्रीमेंट, देन ये हो जाएगा रीसेट, ठीक है। तो इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, रीसेट तीनों डन है अपने पास। अब ये फंक्शन हमको बनाने पड़ेंगे, चलो बनाते हैं। कहाँ बनाएंगे, स्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे फंक्शन बनाने के लिए, स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग चालू किया। अभी 3 फंक्शन है, तो फंक्शन पहले बना लेते हैं, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट का एक फंक्शन, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट का फंक्शन है, एक फंक्शन है
डिक्रीमेंट, एक डिक्रीमेंट का फंक्शन है एंड एक फंक्शन रीसेट, रीसेट का फंक्शन, तीन फंक्शन हो गए, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रीसेट। चलो, तो ये बटन क्लिक करने पे ये एग्जीक्यूट होगा, इस पर क्लिक करने पर ये एग्जीक्यूट होगा, इस पर क्लिक करने पर ये एग्जीक्यूट होगा। ऐसा हो भी रहा है कि देख लेते पहले कंसोल डॉट लॉग करके कैसा हो रहा है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, देखो अभी आपका जब इंटर्नशिप वगैरह में या किसी रियल इंडस्ट्री में आप काम करोगे, किसी रियल प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है कि आपका जो फॉर्म वगैरह है या बटन वगैरह है वो परफेक्टली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चेक करना पड़े, ठीक है। तो कैसे चेक करोगे आप, तो आप उधर क्या लगा सकते हो, कंसोल लगा सकते हो, ठीक है। कंसोल डॉट लगाने से आप चेक कर पाओगे कि आपका जो बटन वगैरह है वो सक्सेसफुली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। कंसोल लगा लो, अलर्ट बॉक्स लगा लो, ठीक है। तो जब ये बटन क्लिक करोगे इसको डिबगिंग करना, डिबगिंग करना कहते हैं, ठीक है, कि हम पता लगा रहे कि हमारा जो कोड है वो चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, या हमारा डेटा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ठीक है, जहाँ पर हम उसको पहुंचाना चाहते हैं, जहाँ पर हम उसको भेजना चाहते हैं, सेंड करना चाहते हैं। तो मैं इधर कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ और यहाँ पर सिंपल सा मैं लिखता हूँ इंक्रीमेंट, ऐसा। तो जरा हम लोग पहले इंक्रीमेंट पे लगा के चेक कर लेंगे कि हमारा जो इंक्रीमेंट का बटन, ये जो इवेंट लगा है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कंसोल डॉट लॉग पे जाते हैं, तो इंक्रीमेंट दबा रहा हूँ तो देख सकते हो आप इंक्रीमेंट की वैल्यू बढ़ती जा रही है, 11 बार इंक्रीमेंट दबा दिया। डिक्रीमेंट पे नहीं हो रहा है क्योंकि उस पर नहीं लगा है, ना तो रीसेट पे हो रहा है, बट इंक्रीमेंट पर होते जा रहे हैं, देख सकते हो आप वैल्यूज़। 19 टाइम्स मैंने क्लिक किया, ठीक है, और अभी बढ़ते जाएगा 20, 25, ठीक है। तो मतलब हमारा ये जो फंक्शन है वो तो काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ये एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ये ऑन क्लिक इवेंट होता है। इसी तरीके से हमने अभी जो पिछला टास्क था हमारा फॉर्म हैंडलिंग का, उसमें हमने देखो उसमें भी एक इवेंट हमने यूज़ किया था, उस इवेंट का नाम क्या था, ऑन सबमिट। तो जब ये फॉर्म पे रहता है बेसिकली, जब भी हम फॉर्म को सबमिट करते हैं तो ऑन सबमिट इवेंट हम यूज़ कर सकते हैं। ऑन सबमिट इवेंट में हम कोई फंक्शन देंगे और उस फंक्शन को जब भी फॉर्म सबमिट होगा वो फंक्शन ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी तरीके से जब हमने काउंटर प्रोग्राम में क्या किया, ऑन क्लिक इवेंट का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो जब भी हम किसी बटन पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली क्या होगा, कोई इवेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी कौन सा वाला इवेंट है, क्या फंक्शन है, तो ये वाला जो हमने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो इंक्रीमेंट पे इंक्रीमेंट वाला इवेंट फंक्शन, डिक्रीमेंट पे डिक्रीमेंट, रीसेट पे रीसेट। चलो, अब आगे का लॉजिक कैसे होगा वो चेक करेंगे कि इंक्रीमेंट कैसे कराना है, डिक्रीमेंट कैसे कराना है, रीसेट कैसे कराना है, तो देखते हैं। तो मुझे क्या रहेगा, देखो अभी ये तो जीरो है, मेरा लॉजिक क्या है कि ये जो जीरो है किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं ना, एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसका वैल्यू जीरो रहेगा। तो मैं वेर कीवर्ड की मदद से एक काउंट वेरिएबल बना लेता हूँ, वेर काउंट इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट इधर जीरो दिख रहा है, ठीक है। तो अब जब इंक्रीमेंट पे क्लिक करोगे, इंक्रीमेंट फंक्शन चलेगा, मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू बाय वन इंक्रीज करनी है। तो मैं इसकी वैल्यू बाय वन इंक्रीज कर देता हूँ, काउंट प्लस इक्वल टू वन, इस तरीके से। या फिर आपको ये नहीं समझे तो काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन, प्लस वन, इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, काउंट की जो वैल्यू है वो इधर आएगी, उसमें प्लस वन होगा, और इसकी जो वैल्यू है काउंट प्लस वन की वो इसमें चला जाएगा। इस तरीके से काउंट क्या हुआ कि जो काउंट की वैल्यू थी बाय वन इंक्रीज हो गई, ठीक है। अभी काउंट की वैल्यू जब मैं पहले फर्स्ट टाइम क्लिक किया, काउंट की वैल्यू जीरो थी, जीरो प्लस वन, उसकी वैल्यू वन हो गया और काउंट की वैल्यू वन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब क्लिक करूंगा तो काउंट की वैल्यू वन होगा, तो इधर वन आएगा, वन प्लस वन टू हो जाएगा और काउंट की वैल्यू टू हो जाएगा। बट वो इधर डिस्प्ले भी तो कराना है। अब वो डिस्प्ले कैसे करवाएंगे उधर, तो डिस्प्ले कराने के लिए ना मैं एक चीज़ का यूज़ करूंगा, नाम है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का यूज़ करूंगा। इस डॉक्यूमेंट का यूज़ करने के लिए जैसे कि मैं लास्ट टाइम बताया था, हम कुछ तो यूज़ करेंगे आईडी। मैं इसका आईडी दे देता हूँ, आईडी इसका रहेगा डेटा। तो डेटा करके मैंने इसकी आईडी दे दिया, इसका मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट MENT, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब हमको वो आईडी देनी पड़ेगी, तो मैं डेटा जो मेरा आईडी है मैंने इधर दे दिया, ठीक है, डेटा आईडी। अभी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेटा लिखने से क्या हुआ, मैं उस H1 तक पहुंच गया। ये H1 को मैं एक्सेस कर सकता हूँ, ये जो H1 है इसको एक्सेस कर सकता हूँ मैं। इसको एक्सेस करने पे क्या करूंगा, इसका जो HTML है, इनर HTML है, देखो ये तो दो चीज़ आती है, इनर HTML, इनर टेक्स्ट, किसका भी यूज़ कर सकते हो। मैं इनर HTML का यूज़ करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब इनर HTML में क्या लिखूंगा, मैं जो डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, ये क्या होता है,
डायनेमिकली तुम्हारा ये जो इसका जो कंटेंट है वो चेंज मार देगा डायनेमिकली, ठीक है। चलो ये डायनेमिकली कैसे होगा, मतलब कैसे दिखेगा वो हम देखेंगे। इसको पहले बना लेते हैं। काउंटर लिख दिया मैंने, जैसा ऊपर लिखा था एग्जैक्टली वैसा ही, प्लस डालकर इधर काउंट की जो वैल्यू वो प्रिंट करवानी है, ठीक है। तो जरा मैं इसको पहले रन करके दिखाता हूँ तुमको कि कैसे काम हो रहा है। तो काउंटर 0 दिख रहा है, इंक्रीमेंट पे क्लिक करते हैं, बाय वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। मतलब ये हमारा जो फंक्शन है वो परफेक्टली काम कर रहा है। ये भी काम कैसे करें बताता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेटा, इतना लिखने से क्या हुआ कि मैं इस H1 तक पहुंच गया। उसके बाद डॉट इनर HTML, तो इसका जो कंटेंट है वो उसको यूज कर सकता हूँ। अब उसके कंटेंट को मैं चेंज ही कर दे रहा हूँ। क्या चेंज कर रहा हूँ, पहले मैं उसमें काउंटर प्रिंट करवाऊंगा, मतलब अभी ये प्रिंट करवा रहा हूँ मैं। देन ये थोड़ा सिंबल वगैरह प्रिंट करवा रहा हूँ, ये वाला। देन उसके बाद मैं काउंट की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ। करेंटली काउंट की जो भी वैल्यू रहेगी यहाँ से वो यहाँ पर प्रिंट कर दो। तो काउंट की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पर चेंज होती हुई तुमको दिख रही है, ऐसे डायनेमिकली दिख रहा है कि, ठीक है। जरा इसको देखो इस तरीके से। तो सेम फंक्शन हमको क्या करना है, डिक्रीमेंट और रीसेट पे लगाना है, डिक्रीमेंट रीसेट पे लगाना है। तो चलो लगाते हैं थोड़ा सा डिक्रीमेंट रीसेट पर। तो अभी कैसे लगाएंगे, मैं क्या करता हूँ, ये सेम जो कोड है इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। सेम कोड कॉपी कर लेते हैं, डिक्रीमेंट पे डालते हैं एंड रीसेट पे भी डालते हैं, डिक्रीमेंट पे रीसेट पे डाल देते हैं, ठीक है। अभी डिक्रीमेंट में क्या करेंगे, बाय -1 कर देंगे और काउंट की वैल्यू बाय -1 डिक्रीज हो जाएगी और वो हमको दिख जाएगा, ठीक है। अभी रीसेट पे क्या करना है, 0 कर देना इसकी वैल्यू 0, काउंट की वैल्यू 0 कर दी है। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, अब ये काउंटर की वैल्यू 0 हो जाएगी। चलो देखते हैं अब यूज करके, ठीक है। चलो चालू करते हैं, पहले डिक्रीमेंट ही देखते हैं, इंक्रीमेंट देखते हैं, ठीक है। इंक्रीमेंट हो गया, 10 तक इंक्रीमेंट किया, 5 डिक्रीमेंट करते हैं, 5 डिक्रीमेंट हो गया, रीसेट करते हैं 0 हो गया। देन डिक्रीमेंट करते हैं, देन इंक्रीमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये जो लॉजिक था काउंटर वाला वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो प्रिया, माइक ऑन करना। ये प्रोग्राम समझ में आया तुमको, काउंटर का प्रोग्राम? ओके। और किसी को डाउट है क्या इसमें, साक्षी? ओके डन। तो ये प्रोग्राम समझ गया। तो अभी इसका फिर नेक्स्ट टास्क लेते हैं हमारा। अभी नेक्स्ट टास्क क्या रहेगा अपने को, नेक्स्ट टास्क ये है कि समझो हमारे पास कुछ टेक्स्ट डिस्प्ले, ठीक है। समझो यहाँ पर कोई टेक्स्ट है, इसको ही समझ लो, काउंटर 11 लिखा हुआ है, कोई टेक्स्ट है। और उसको मुझे क्या करना है, एक दो बटन बनाऊंगा। एक फर्स्ट बटन रहेगा हाइड का एंड सेकंड बटन रहेगा शो का। तो हाइड पे क्लिक करने पे क्या होना चाहिए, जो टेक्स्ट दिख रहा होगा वो हाइड हो जाना चाहिए। और शो पे क्लिक करने पे वो जो टेक्स्ट है वो सामने वाले को दिखना चाहिए, सिर्फ शो होना चाहिए। तो मुझे हाइड एंड शो का ये फंक्शनलिटी ऐड करना है, हाइड एंड शो। अब इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो हाइड एंड शो का एक फंक्शनलिटी ऐड करने वाली, जिसके यहाँ पर काउंटर बना लिया हमने, ठीक है। इसको मैं बंद कर देता हूँ ये दोनों फाइल को। थर्ड फाइल हमारे है, मैं इसके लिए फाइल बना लेता हूँ, नाम रहेगा इसका शो हाइड। तो शो हाइड प्रोग्राम .html, ठीक है। इसको जेंगो टेम्पलेट से नॉर्मल HTML कर लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं शो हाइड, ठीक है। स्वाइड वीडियो। अभी क्या करते हैं, पहले तो हमारा टेक्स्ट होना चाहिए, तो मैं एक टेक्स्ट डिस्प्ले करा दूंगा। टेक्स्ट का रहेगा, क्या लिखे टेक्स्ट में, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये हमारा समझो टेक्स्ट है, ठीक है। इसको ही मुझे क्या करना है, शो करवाना है, देन हाइड कराना है, शो कराना है, हाइड कराना है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पर समझो मैं काउंटर दो बटन बना लेता हूँ। एक हाइड का बटन रहेगा और एक शो का बटन रहेगा,
हाइड का बटन, शो का बटन, ठीक है। अभी हाइड पे क्लिक होने पे क्या होना चाहिए, एक फंक्शन क्लिक होना चाहिए, एक फंक्शन, एक इवेंट होना चाहिए। कौन सा इवेंट होगा बटन पे क्लिक होने पे, ऑन क्लिक इवेंट, ठीक है। ऑन क्लिक करता हूँ, यहाँ पर हाइड फंक्शन को कॉल करता हूँ। अभी हाइड फंक्शन बना लिए, बनाएंगे हम लोग, ठीक है। इधर सेकंड में ऑन क्लिक कॉल करता हूँ और शो फंक्शन को कॉल करता हूँ, ठीक है। हाइड पे क्लिक करने पे हाइड वाला फंक्शन चलेगा, शो पे क्लिक करने पे शो वाला फंक्शन चलेगा, ठीक है। अभी क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं स्क्रिप्ट को, और थोड़ा लॉजिक सोचना पड़ेगा। लॉजिक सोचने से पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन बना लेते हैं पहले अपना। ये जो हाइड का फंक्शन है, हाइड फंक्शन क्रिएट कर लिया। देन ये जो शो फंक्शन है वो क्रिएट कर लेते शो फंक्शन, ठीक है। चलो, तो इस पे क्लिक करने पे ये वाला, और शो पे क्लिक करने पे शो वाला फंक्शन चलेगा, ठीक है। अभी क्या करते हैं, लॉजिक कैसे होगा, क्या करेंगे, थोड़ा सोचते हैं। तो मैंने एक लॉजिक सोचा है कि एक हम लोग वेरिएबल बना लेते हैं पहले तो, ठीक है। अगर उस वेरिएबल की वैल्यू ट्रू है तो इस टेक्स्ट को हम डिस्प्ले करवाएंगे। अगर उस वेरिएबल की वैल्यू फॉल्स है तो इस टेक्स्ट को डिस्प्ले नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो एक वेरिएबल के ऊपर डिपेंड रहेगा। एक वेरिएबल बना लेते हैं, वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। अगर उस वेरिएबल की वैल्यू ट्रू है तो इसको डिस्प्ले कराते हैं, और उस वेरिएबल की वैल्यू अगर फॉल्स है तो इसको हाइड करवा देते हैं। चलो, तो पहले उस चीज़ को करने के लिए हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं। उस वेरिएबल का नाम मैं रख देता हूँ फ्लैग, और उसकी वैल्यू क्या रहेगी, बाय डिफॉल्ट ट्रू, मीन्स बाय डिफॉल्ट हमको ये जो टेक्स्ट है वो डिस्प्ले होगा, ठीक है। अब जैसे ही मैं हाइड ये जो हाइड मेरा बटन है, अगर मैं उसको क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, उस वेरिएबल की वैल्यू फॉल्स हो जाए, ठीक है। चलो कर देते हैं, उस वेरिएबल की वैल्यू फॉल्स हो जाए। फॉल्स कर गई, वेरिएबल की वैल्यू फॉल्स तो हो गई, बट वो हाइड भी तो होना चाहिए। कैसे करेंगे वो हाइड, ठीक है। वेरिएबल चेंज, अभी वेरिएबल और इसके बीच में कुछ कनेक्शन तो है नहीं कि वेरिएबल की वैल्यू फॉल्स हो गई तो वो हाइड हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। कुछ तो करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, ठीक है। इसको करने के लिए ना मैं इसका आईडी लेता हूँ फिर से। इसका आईडी रखते हैं डेटा, ठीक है। इसका आईडी डेटा है, और क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उस जो अपना H1 है उसको एक्सेस करते हैं, ठीक है। H1 को एक्सेस कर रहे हैं। अभी हमारे पास देखो, लास्ट टाइम मैंने अभी जो इससे पहले वाले प्रोग्राम किए उसमें मैंने आपको इनर एचटीएमएल के बारे में बताया था, ठीक है। इनर एचटीएमएल, इनर टेक्स्ट की कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब जो भी एलिमेंट है आपका, उसका जो टेक्स्ट है या कंटेंट है उसको आप चेंज कर सकते हैं डायनेमिकली। तो इधर क्या आपके पास एक और प्रॉपर्टी कि आप उसका जो डिजाइन है वो चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्टाइल। स्टाइल, तो उसका जो डिजाइन है ना वो भी चेंज करते हो डायनेमिकली, ठीक है। चलो, डायनेमिकली चेंज करें तो अभी क्या कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेटा स्टाइल, और इसका स्टाइल क्या होता है कि एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, नाम है उसका डिस्प्ले। अगर डिस्प्ले की वैल्यू, हाँ करेक्ट बोले, सही बोले। अगर डिस्प्ले नन कर देंगे तो वो हाइड हो जाएगा, ठीक है, वो दिखेगा नहीं अपने को। अगर डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे तो वो दिखेगा। तो ये वाला प्रॉपर्टी मैं यूज करने जा रहा हूँ, तो इसको भी नन कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो जरा इसको देखते हैं ये काम करता भी है कि नहीं करता है। इसको रन तो पहले से ही हो रहा था, अच्छा रन नहीं हो रहा है, ओके इसको रन करवा दे फिर। तो ओपन विद लाइव सर्वर, ठीक है, इस तरीके से दिख रहा है, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट ट्रेनिंग, ठीक है। तो जरा इसको हाइड करते हैं, हाइड बटन पे क्लिक करने पे हाइड हो गया, चलो सही है। तो हाइड बटन पे क्लिक करने पे हमारा जो कंटेंट था वो तो हाइड हो गया। अभी सेम कंटेंट हमको, मतलब सेम लॉजिक हमको शो पे लगवाना है। शो पे क्या करेंगे, तो अभी शो पे कैसा है, जैसे ही हम लोग शो बटन क्लिक करेंगे तो जो हमारा फ्लैग का वैल्यू है वो ट्रू हो जाना चाहिए। तो इसको ट्रू करवा देते हैं, ठीक है। ट्रू तो हो गया, फिर से वही बात है कि ट्रू होने से तो वो दिखने नहीं लगेगा, कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो लॉजिक क्या लगाएंगे, वापस से उसको एक्सेस कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम है डेटा, ठीक है। और एक्सेस हो जाएगा। हम लोग स्टाइल का यूज कर लेंगे, स्टाइल डॉट डिस्प्ले, और डिस्प्ले को हम क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। तो वो क्या दिखेगा हमको,
दिख जाएगा। चलो इसको भी यूज़ करके देख लेते हैं कि हो रहा है कि नहीं। अभी हाइड किया तो हाइड हो गया, शो पे किया तो शो, हाइड शो, हाइड शो, शो, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ये भी हो सकता था, सही बात है। ठीक है, हम लोग तुम लोग डायरेक्टली वो, ठीक है, फ्लैग का देखा जाए तो फ्लैग का यूज़, हाँ इधर एक चीज़ था कि फ्लैग का यूज़ क्यों किया, ठीक है। अभी इस तरीके से तो देखा जाए तो फ्लैग की ज़रूरत पड़ी ही नहीं, फ्लैग की ज़रूरत पड़ी नहीं। अगर मैं कुछ ऐसा कंडीशन डालता था, इफ अगर डायरेक्टली भी लिख सकते थे, हाइड में डायरेक्टली तुम करवा देते थे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट डेटा डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले ना, तो भी काम हो जाता था, ठीक है। बट मेरा ऐसा सोचना था कि अगर फ्लैग की वैल्यू इक्वल टू फॉल्स है तो ही वाला तो ही ये लॉजिक चलना चाहिए, वरना ना चले, ऐसा मेरे को सोच रहा था, ठीक है। बट तुम ये डायरेक्टली भी कर सकते थे, समझो ये फ्लैग बनाने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली अगर हाइड है तो डायरेक्टली ये कोड चला दो, सो है तो डायरेक्टली ये कोड चला दो, तुम्हारा काम तभी भी हो जाना है, ठीक है। जरा इसको भी करके देख लेते हैं, जैसा मैं बता रहा हूँ कि कंफ्यूजन ना हो। मैं ये दोनों दिखा देता हूँ, अगर मैं फ्लैग इक्वल टू ट्रू भी कर देता था यहाँ पर, और कुछ इस तरीके से अगर लिख देता था, और रन करके हम देख लेते, तभी भी ये फंक्शनलिटी काम करेगी, हाइड सो, हाइड सो, ठीक है। और जैसे कि तुम बता रहे हो कि अगर डायरेक्टली भी लिख देते थे, वेरिएबल की जरूरत नहीं थी, तो भी ये काम करना चाहिए, ठीक है, वेरिएबल की जरूरत नहीं है, सिर्फ अभी हाइड एंड सो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। तभी भी फंक्शनलिटी ये काम करनी चाहिए, हाइड सो, हाइड सो, ठीक है। तो जैसा अब बोल सकते हैं ना, सोचने का तरीका, आपका जैसा लॉजिक सोचना आप सोचो और आप उसको कर सकते हो ऐसे, ठीक है। जैसे कि मैंने किया, आप हो सकता है कि कोई कोई दूसरा तरीका अपना लो, ठीक है। तो एक काम करने का बहुत सारे तरीके होते हैं, आपके दिमाग में कोई दूसरा तरीका आ सकता है, किसी के दिमाग में कोई दूसरा तरीका आ सकता है, ठीक है। तो आपको जैसा भी सोचना है, जैसे, हाँ ओके, एक ही बटन है तो उसका वैल्यू, सही बात है, राइट। अगर एक ही बटन है और उसी पे मतलब सो आई का दोनों फंक्शनलिटी यूज करना है, तो हम लोग उस पर डिस्प्ले करा सकते थे। चलो ये एक टास्क हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। इसको ऐसा टास्क समझ लो कि अभी मैंने दो बटन कंसीडर किया, हाइड एंड सो, तुमको एक ही बटन कंसीडर करके इसको एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है। ये काम करके दिखाना लास्ट अगली बार, ठीक है। तो कुछ और टास्क तुम्हारे लिए रेडी ऑलरेडी हो चुके हैं, जैसे कि मैंने फॉर्म तो बनाया था, ठीक है। ये फॉर्म हैंडलिंग किया, आपको इस फॉर्म को डिजाइन भी करना है, मैंने नहीं किया था, तो ये आधा काम मैंने कर दिया। अब आपको क्या करना है, इसी फॉर्म को डिजाइन करके सेम फंक्शनलिटी में विद फॉर्म वैलिडेशन आपको मुझे नेक्स्ट टाइम दिखाना है इसको, ठीक है, डिजाइन करके एकदम। नेक्स्ट टाइम हमने काउंटर प्रोग्राम किया, तो इसको भी कुछ अच्छे से डिजाइन करो, ठीक है। बटन्स को कलर दो, थोड़ा सा बैकग्राउंड को कलर दो, बॉर्डर वगैरह बनाओ, और नेक्स्ट टाइम मुझे दिखाओ, मतलब कल। अभी मैंने सो हाइड का भी किया, ठीक है। तो इसको भी आपको थोड़ा सा डिजाइन करना है, सीएसएस लगाना है, थोड़ा अच्छा इसको बनाओ और मुझे कल दिखाना है। सच कि आपने एक और बताया कि विद द हेल्प ऑफ सिंगल बटन भी ये काम हो सकता है, तो सिंगल बटन वाला भी एग्जीक्यूट करके मुझे दिखाना है, ठीक है, सिंगल बटन वाला कैसे काम करेगा, ठीक है। तो ये टास्क ये आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीन, हाँ बोलिए क्या। ओके, तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। बोला ना, बोला ना, सोचने का तरीका अलग हो सकता है। एक बंदे के दिमाग में कुछ और तरीके लॉजिक आ सकता है, दूसरे बंदे के दिमाग में कुछ दूसरा लॉजिक आ सकता है, बहुत सारे तरीके, एक आपको काम करना है उसको करने के एन नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं, ठीक है। आपको जो भी वे इजी लगे आप उसको फॉलो कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो और अपना टास्क कंप्लीट कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अपना मकसद क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, काम होना चाहिए, हमको जो टास्क दिया वो कंप्लीट होना चाहिए, करने का तरीका आप जो चाहे वो यूज करो, ठीक है। तो इसमें शायद से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि हम लोग कोई भी तरीका यूज करें, बस हमारा जो टास्क है, हमारा जो काम है वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। चलो, अभी कैसा है कि इतना सब तो सीख लिया, इसमें थोड़ा सा एक आया था कि जब मैं इधर फॉर्म को यूज कर रहा था, तो ये क्या था, ये मैंने नहीं सिखाया अभी तक, ऑपरेटर, ठीक है। तो बेसिकली थोड़ा इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आगे वाले प्रोग्राम में आप थोड़े और भी ऑपरेटर्स यूज करोगे, तो लाइक वो कैसे काम करता है वो आपको पता होना चाहिए,
ठीक है, थोड़ा इसको भी विजिट कर लेते हैं, इतना सब किया, इसको भी एक बार विजिट कर लेते हैं। तो एक फाइल बनी है खाली है, तो ऑपरेटर्स देख लेते हैं कि ऑपरेटर्स ये होता क्या है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ऑपरेटर यूज भी किया था, ठीक है, फॉर्म हैंडलिंग में, ये वाला। ये होता क्या है, कैसे काम करता है, थोड़ा इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, क्योंकि आगे अगर प्रोग्राम में हम इसको यूज़ करते हैं और भी ऑपरेटर्स आएंगे, अगर आगे वो यूज़ करते हैं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वो उधर क्या कर रहा है, क्या रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, चलो चालू करते हैं। तो हमारे पास कुछ ना ऑपरेटर्स होते हैं, बट ऑपरेटर्स, अच्छा, जैसे कि आपने शायद ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह देखा होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ऐसे बहुत सारे सिंबल्स। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे कि जावास्क्रिप्ट भी कंसीडर कर सकते हो, इनको हम लोग क्या कहते हैं, ऑपरेटर्स कहा जाता है, ऑपरेटर्स। ठीक है, बट इनको ऑपरेटर्स हम बोलते हैं। तो अगर हमसे कोई पूछा कि व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटर, तो आप उसको क्या बोल सकते हो। जिसके मैंने चार सिंबल्स आपके सामने लिख दिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और मैं बोल रहा हूँ भाई ये ऑपरेटर। तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर सामने वाले ने, इंटरव्यूअर ने पूछ लिया सिंपल सा क्वेश्चन कि व्हाट इज एन ऑपरेटर, ऑपरेटर क्या होता है, तो आप उसको क्या बताओगे, क्या बोल सकते हो उसको। ठीक है, तो मेरे पास आप ये बोल सकते हो कि इट इज जस्ट अ सिंबल, इट इज जस्ट अ सिंबल और साइन। तो ये एक सिंबल है या फिर साइन है, विच परफॉर्म सम प्री डिफाइंड टास्क, जो प्री डिफाइंड टास्क को परफॉर्म करता है। ये प्री डिफाइंड टास्क का मतलब क्या हो गया, व्हाट दैट मीन प्री डिफाइंड टास्क, ये तो ऑटोमेटिकली, ठीक है, तो इट इज जस्ट अ सिंबल और साइन विच परफॉर्म सम प्री डिफाइंड टास्क। तो अब मैंने क्या बोला कि देखो अभी आपके पास बहुत सारे सिंबल्स और साइंस हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, लेस देन का साइन, ग्रेटर देन का साइन, इक्वल टू का साइन, ठीक है, नॉट इक्वल टू का साइन, बहुत सारे हमारे पास सिंबल है और साइन है। ठीक है, वो क्या करते हैं, उनका जो काम है, विच परफॉर्म प्री डिफाइंड टास्क, उनका जो टास्क है वो प्री डिफाइंड है। अभी प्री डिफाइंड टास्क का मतलब क्या है, जैसे कि आपके पास प्लस ऑपरेटर है, प्लस साइन है, उसका काम क्या है कि दो नंबर को ऐड करना। ठीक है, कोई दो नंबर है, दो एलिमेंट है, उसको ऐड कर देना है उसको। ठीक है, अगर मैं प्लस को ये बोलूँ कि नहीं, प्लस तुम्हें ऐड नहीं करना, तुम्हें सेपरेट करना, तो वो करेगा क्या, नहीं करेगा, क्योंकि उसका जो टास्क है वो सिस्टम में पहले से ही डिफाइंड है, सिस्टम पहले से ही बताया गया है कि उसको क्या करना है। इस तरीके से जो मल्टीप्लीकेशन साइन है वो क्या करेगा, दो नंबर को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट शो करेगा। बट अगर मैं उसको बोल दूं कि नहीं, मल्टीप्लाई जो साइन है उसको तुम्हें डिवाइड डिवाइड करना है मल्टीप्लीकेशन को, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लीकेशन मुझे डिवीजन परफॉर्म करना है, तो नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास ऑपरेटर होते हैं उनका जो टास्क है वो प्री डिफाइंड है, सिस्टम में पहले से फिक्स है। ठीक है, तो इट इज जस्ट अ सिंबल और साइन विच परफॉर्म्स अ प्री डिफाइंड टास्क। आई थिंक सो दिस डेफिनेशन बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर आपको कोई पूछता है कि व्हाट इज एन ऑपरेटर, या एग्जाम वगैरह में आ गया, ठीक है, या किसी ने भी पूछ लिया, तो आप उसको ये आंसर दे सकते हो कि वो जस्ट सिंबल है, साइन है, जो एक प्री डिफाइंड टास्क को करता है। अब वो कोई भी टास्क हो सकता है, जैसे कि प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, लेस देन, ग्रेटर देन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जस्ट इट विच परफॉर्म सम प्री डिफाइंड टास्क, डन। तो जरा ये थोड़े ऑपरेटर्स की कैटेगरीज भी है, थोड़ा डिविज लाइक सब टाइप्स भी, हम उसको एक बार देख लेते हैं। जिसके हमारे पास एक ऑपरेटर होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, जिसके अंदर हम क्या, अरिथमेटिक ऑपरेटर में क्या आता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड देन मॉड्यूलस आता है, मॉड्यूलस, मॉड्यूलस साइन, ये देखो। ठीक है, ये सारे ऑपरेटर्स इसके अंदर आते हैं। अब इसको अगर मैं यूज करके दिखाऊं तो मैं कैसे कर सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं कंसोल, समझो इसको यूज करने के लिए पहले मैं दो वेरिएबल्स बना लेता हूं, वेर n1 इक्वल टू 10, वेर n2 इक्वल टू 20। मेरे पास दो वेरिएबल्स है, और ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं मैं क्या करूंगा, इन सब पे यूज करूंगा। कैसे, तो मैं कंसोल डॉट लॉग करवा सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग में मैं n1, बेसिकली मैं पहले इधर कर देता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, n1 प्लस n2 कर रहा हूँ, जिसका जो आउटपुट है वो मेरे को इधर से हो जाए, प्लस
n1 प्लस n2, इस तरीके से दो आना चाहिए। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए सारे ऑपरेटर्स को एक साथ। तो इधर माइनस का आ जाएगा, मल्टीप्लाई का आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा, मॉडुलस आ जाएगा। ठीक है, माइनस कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, देन मॉडुलस कर देंगे। यहाँ पर भी माइनस साइन, मल्टीप्लाई साइन, डिवाइड साइन, देन मॉडुलस साइन। ठीक है, अब ये क्या करता है, प्लस तो एडिशन करके देगा, माइनस सब्ट्रैक्शन n1 माइनस n2, देन मल्टीप्लिकेशन n1 इंटू n2। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देगा, डिवाइड करके देगा। ये मॉडुलस क्या करता है, तो ये जो मॉडुलस है ना, रिमाइंडर देता है, रिमाइंडर। तो जब आप डिवीजन परफॉर्म करते हो तो उस डिवीजन में क्या होता है, आपको दो चीजें मिलती है। ठीक है, एक क्वेश्चन पार्ट मिलता है, एक रिमाइंडर पार्ट मिलता है। ठीक है, तो जब हम मॉडुलस को यूज करते हैं ना, तो आपको रिमाइंडर मिलता है। रिमाइंडर ये हमसे याद रखना, मॉडुलस को यूज करने पे मुझे रिमाइंडर मिलेगा। जब हम इसका रन करके दिखाता हूँ, व्हाट विल बी द आउटपुट, रन करके देखते हैं। ओके, ऐसा सिलेक्ट करके नहीं, डायरेक्टली। तो आंसर क्या आ रहा है, n1 प्लस n2 पे 30, 10 प्लस 20 30, और 10 माइनस 20 माइनस 10, और ये मल्टीप्लीकेशन 200, डिवीजन हो गया 10 डिवाइड बाई 20, तो 0.5। देन रिमाइंडर क्या होगा कि 20 के टेबल में 10 आता है क्या, नहीं, तो 10 का 10 पूरा रिमाइंडर में चला गया, कि रिमाइंडर 10 बचा। ठीक है, आप देख सकते हो 10 डिवाइड बाई 20 करके देख सकते हो, जो रिमाइंडर होता है वो 10 रहता है। ठीक है, तो ये हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है। इसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी ऑपरेटर है जिसको आपको समझ में लेना है। ठीक है, तो सेकंड वन हमारे पास है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, जिसमें हमारे पास आता है, ये भी थोड़ा प्लस भी है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वही सब भी है। ठीक है, पर कैसे देखो, प्लस इक्वल टू रहता है, माइनस इक्वल टू होगा, मल्टीप्लाई इक्वल टू रहेगा, डिवाइड इक्वल टू होगा, एंड मॉडुलस इक्वल टू होगा। ये सारे ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉडुलस इक्वल टू। चलो इसको यूज करते हैं कि कैसे इसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकता हूँ मैं। तो मेरे पास n1 n2 दो वेरिएबल्स तो पहले से ही है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ n1 प्लस इक्वल टू n2। ठीक है, n1 प्लस इक्वल टू n2। अभी ऐसा करने से क्या हुआ, ठीक है, तो इसके करने से क्या हुआ कि n1 इक्वल टू n1 प्लस n2, ये होगा। तो इधर क्या होता है कि लेफ्ट साइड एंड राइट साइड का एडिशन, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड का एडिशन, देन जो भी रिजल्ट हमको मिलता है उसको लेफ्ट साइड में स्टोर करना। n1 में स्टोर हो गया। ठीक है, तो जैसे कि अभी क्या था 10 और 20, तो इधर क्या हो गया, लेफ्ट साइड में क्या है 10 है, राइट साइड में क्या है 20 है, तो लेफ्ट साइड प्लस राइट साइड मीन्स 10 प्लस 20, तो इधर 10 प्लस 20 हो रहा है। 10 प्लस 20 कितना आंसर आएगा 30। तो जो भी हमको आंसर मिल रहा है, जो भी रिजल्ट है हमारा 30, उसको हमको लेफ्ट साइड में स्टोर कर देना, मीन्स n1 की वैल्यू अभी क्या हो गई 30 हो गई। तो ये जो ऑपरेशन है ये परफॉर्म होने के बाद n1 की वैल्यू इधर 30 हो जाएगी, और n2 जो है राइट साइड में उसके साथ नो चेंज, उसका कोई भी चेंज नहीं होने वाला। तो n2 की वैल्यू क्या थी 20, तो उसकी वैल्यू 20 ही रहने वाली। ठीक है, तो ये होता है कि लेफ्ट साइड प्लस राइट साइड, तो जो भी और रिजल्ट मिलेगा लेफ्ट साइड में चेंज होगा, राइट साइड में कोई भी चेंज नहीं होता। ठीक है, राइट साइड जैसा है वैसे ही रहने वाला, तो आपको ये याद रखना है। ऐसे तो जिस तरीके से आप इधर एडिशन कर रहे हो, सेम मैं ऐसा कुछ सब्ट्रैक्शन के साथ भी कर सकता हूँ। तो ऐसे कुछ ऑपरेटर्स आपको इन फ्यूचर देखने को मिल सकते हैं, तो आपको इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर बाद में जाने के बाद आगे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये क्या, कौन सा सिंबल हमने यूज करने लगे सडनली। ठीक है, तो सारे ऑपरेटर्स आपको नॉर्मली पता हो। तो n1 माइनस इक्वल टू n2, अब इसका क्या काम रहेगा कि लेफ्ट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड, जो भी रिजल्ट मिलेगा उसको लेफ्ट हैंड साइड में डाल दो। जरा हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक है, तो आपको एट द एंड समझ में आएगा कि अभी इधर n1 की वैल्यू क्या हो गई, n1 प्लस n2 करने 10 प्लस 20 30 हो गई, एंड n2 की वैल्यू कितनी रही, n2 की वैल्यू 20, उसमें नो चेंज। देन जब सेकेंड लाइन का ऑपरेशन हुआ, ये ऑपरेशन हुआ, ठीक है, उसमें n1 की वैल्यू कितनी हो गई 30 माइनस 20। अभी देखो, जब तुम
आगे बढ़ते जाओगे, जैसे कि ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, देन ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जब ये लाइन एग्जीक्यूट होने को आया था, उस समय n1 की वैल्यू 10 थी और n2 की वैल्यू 20 थी, राइट। बट ये ऑपरेशन होने के बाद n1 एंड n2 की वैल्यू क्या हो गई, अपडेट हो चुकी है। n1 की वैल्यू क्या बन गई, 30 बन गई, n2 की वैल्यू 20 हो गई, अपडेट हो चुका है वैल्यू। तो जब आप सेकंड लाइन यूज करोगे, ये जो सेकंड लाइन कंपाइल होगा, रन होगा, ठीक है, उस समय क्या करेगा, ये जो अपडेटेड वैल्यू है उसको यूज करने वाला है, अपडेटेड वैल्यू को यूज करेगा, ठीक है। तो इधर क्या होगा कि n1 माइनस n2 मीन्स 30 माइनस 20, तो 30 माइनस 20 देन 10, एंड n2 की वैल्यू 20 रहने वाला है, उसमें नो चेंज। तो जो राइट साइड है उसमें नो चेंज, ठीक है। जो भी चेंज होगा इस केस में, ये जो ऑपरेटर हम यूज करें असाइनमेंट ऑपरेटर, तो जो भी चेंज होगा वो लेफ्ट साइड में ही होने वाला है। आपको ये याद रखना है कि राइट साइड में कुछ भी चेंज नहीं होना, ठीक है। नेक्स्ट हम करके देख लेते हैं n1 इंटू इक्वल टू n2। इस केस में क्या होगा, तो मल्टीप्लाई होगा 10 इंटू 20, तो 200 हो जाएगा, एंड n2 की वैल्यू क्या रहेगी, 20 रहेगी, ठीक है। थर्ड लास्ट केस में अभी n1 डिवाइड इक्वल टू n2, ठीक है। इस केस में क्या होगा, n1 की वैल्यू, तो 200 डिवाइडेड बाई 20, तो 10 हो जाएगा, एंड n2 की वैल्यू क्या रहेगी, 20 रहेगी। देन लास्ट केस में मॉडुलस का भी यूज करके देख लेते हैं n2, ठीक है। इस केस में क्या होगा, n1 की वैल्यू 10 डिवाइड बाई 20, तो इस केस में आपको याद रखना है मॉडुलस क्या देता है, रिमाइंडर देता है, तो आपको इसमें रिमाइंडर लेना है। तो 10 डिवाइड बाई 20, रिमाइंडर कितना होगा, 10 होगा, ठीक है, एंड n2 की वैल्यू 20। तो आपने देखा ये सारे ऑपरेशंस, जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। ये सबको यूज करोगे तो इस तरीके से कैलकुलेशन आगे बढ़ता है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप मैं रिजल्ट चेक कर लूँ एट द एंड कि भाई n1 की वैल्यू जो हमको मिला है वो राइट है कि नहीं, ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो इधर मैं n1 की वैल्यू प्रिंट करवा लेता हूँ, जिससे मुझे पता चल जाए, कंफर्मेशन मिल जाए कि n1 का वैल्यू जो मुझे मिला है, जो मैंने कैलकुलेशन किया है वो राइट है, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग n2 की वैल्यू, चलो n2 का वैल्यू तो प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। तो n1 और n2 जरा इसको रन करता हूँ और देखते हैं n1 की वैल्यू क्या आई है, n2 की, देखो n1 की वैल्यू लास्ट में 10 है, n2 की वैल्यू लास्ट में 20 है। तो हमने जो कैलकुलेशन किया वो हमने करेक्ट किया इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर ये जो होते हैं ये वर्क करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो साक्षी जरा माइक ऑन करना। आपको ये असाइनमेंट ऑपरेटर समझ में आया, ओके सर, ठीक है। तो अभी दो ऑपरेटर मैं और सिखा देता हूँ, ठीक है, फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर को। तो अभी लॉजिकल ऑपरेटर ले लेते हैं, ठीक है। लॉजिकल से पहले मैं एक और ले लेता हूँ, कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक। कंपैरिजन ऑपरेटर, इस कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या आता है, लेस देन आता है, लेस देन इक्वल टू आएगा, ठीक है, ग्रेटर देन आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ ऑपरेटर्स ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर में आते हैं। तो जरा इसको देख लेते हैं, इसको कैसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकता हूँ। कंसोल डॉट लॉग, अभी मुझे क्या किसको डेमोन्स्ट्रेट करना है, इस वाले सिंबल को, लेस देन वाले को। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, n1 लेस देन n2, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। और बाहर में इसको कॉन्केटिनेट कराते हुए लिख देता हूँ n1 लेस देन n2, ठीक है। इसका जो भी वैल्यू रहेगा हमको मिल जाएगा, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और जितने भी सिम्बॉल्स है, जितने भी ऑपरेटर्स हमारे पास, वो सबके लिए लिख देता हूँ। कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 है टोटल, ठीक है। तो 3 हो गया, 3 बार और फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम एंड थर्ड, ठीक है। तो ये लेस देन हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू, देन ये ग्रेटर देन का साइन हो जाएगा इधर, देन इधर ग्रेटर देन इक्वल टू, देन इधर इक्वल टू, देन इधर नॉट इक्वल टू, इस तरीके से, ठीक है। तो इधर हम क्या करते हैं, लेस देन हो गया, लेस देन इक्वल टू कर लेते हैं, इधर ग्रेटर देन कर लेते हैं, और इधर ग्रेटर देन इक्वल टू कर लेते हैं, और इधर इक्वल टू कर लेते हैं, और ये नॉट इक्वल टू कर लेते हैं, ठीक है। चलो इसका आंसर एक बार देख लेते हैं कि आउटपुट क्या आ जाता है अपना, इसको रन करके मैं देख लेता हूँ, ठीक है। जरा देखते हैं क्या आउटपुट है।
तो इधर पहला कंडीशन क्या, n1 लेस देन n2, क्या n1 छोटा है n2 से, यस। n1 की वैल्यू क्या थी, हमने देखा था n1 की वैल्यू 10 थी, n2 की वैल्यू 20, यहाँ पर भी देख सकता हूँ n1 की वैल्यू 10 है, n2 की वैल्यू 20 है। क्या n1 छोटा है n2 से, यस n1 छोटा है इसलिए 2 आया है। क्या n1 छोटा लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू में क्या होता है, यहाँ पर दो कंडीशन चेक हो रहा है। फर्स्टली लेस देन कंडीशन चेक हो रहा है, सेकेंडली इक्वल टू का कंडीशन चेक हो रहा है। दोनों में से एटलीस्ट वन कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। लेस देन का कंडीशन सेटिस्फाई तो भी ट्रू आएगा, इक्वल टू का कंडीशन सेटिस्फाई तो भी ट्रू आएगा, ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू, ठीक है। तो n1 लेस देन इक्वल टू n2 है, यस ट्रू है। क्या n1 ग्रेटर देन n2 है, नो फॉल्स। क्या n1 ग्रेटर देन इक्वल टू n2 है, नो फॉल्स। क्या n1 और n2 की वैल्यू सेम है, नहीं फॉल्स, ठीक है। क्या n1 और n2 की वैल्यू डिफरेंट है, यस ट्रू, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंपैरिजन ऑपरेटर काम करते हैं। इसके बाद में लास्ट वन लॉजिकल ऑपरेटर दिखाता हूँ, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है वो दिखा देता हूँ। इसमें रहता है एंड ऑपरेटर, देन आपको मिलेगा और, देन मिलेगा नॉट ऑपरेटर, ठीक है, नॉट। तो एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, तो आपने शायद ये 11th-12th में पढ़ा भी होगा, ठीक है। एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ठीक है। एंड गेट, नॉट गेट, और गेट, नॉट, ठीक है। तो उसमें जो लॉजिक हम लोग यूज करते हैं, सेम लॉजिक इधर यूज करें। तो क्या लॉजिक यूज करते हैं बताता हूँ। तो एंड गेट क्या होता था कि अगर दोनों साइड वन है तो मुझे वन मिलेगा, मीन्स अगर दोनों साइड ट्रू है तो मुझे ट्रू मिलेगा, ठीक है। तो इधर क्या करेंगे, हम लोग के पास समझो दो कंडीशन है, लेफ्ट साइड में कंडीशन है, राइट साइड में कंडीशन है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो ही हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, मतलब तो ही हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, ट्रू। तो इसको जरा मैं डेमोस्ट पहले कोड लिखता हूँ, डेमोस्ट्रेट करते हैं, फिर मैं तुमको इसका आउटपुट समझाता हूँ कि क्या आ रहा है, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूँ कि कंडीशन क्या है मेरा। तो दो कंडीशन होगा ना, तो कंडीशन देखते हैं। n1 इक्वल टू 100 है क्या, इधर मैं एंड गेट लगा दिया या एंड ऑपरेटर लगा दिया। देन मैं इधर यूज करो n2 इक्वल टू 200 है क्या, 200, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका जो भी वैल्यू रहेगा वो हम आगे डिस्प्ले करा देंगे, ठीक है। अभी कैसे करवाएंगे, तो मैं ये क्या करता हूँ, ये अंदर का जो कोड है उसको कॉपी कर लेता हूँ और सेम कोड में यहाँ पर डाल देता हूँ, इस तरीके से, ठीक है। और इसको थोड़ा सा कॉपी करते हैं लोग डिफरेंट डिफरेंट केस के लिए। तीन केस यहाँ पर बनेगा, वन केस, टू केस, थ्री केस, एंड तीन केस इधर, वन केस, टू एंड थर्ड केस। अब इधर क्या बना है जरा समझते हैं। तो इधर मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, पहले इधर 100 किया, इधर 200, ठीक है, दोनों मतलब। तो इधर मैं 110 कर देता हूँ, यहाँ पर मैं 10 और 20 कर देता हूँ, यहाँ पर भी मैं 10 एंड 20 कर देता हूँ, यहाँ पर 10 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर 100 200 है, ठीक है, यहाँ पर मैं 10 कर देता हूँ, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर 10 और 20 कर देता हूँ, यहाँ पर भी 10 और 20 कर देता हूँ। बाकी यहाँ पर एंड ऑपरेटर हटाकर मैं और ऑपरेटर डाल दूंगा, और ऑपरेटर कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर भी सेम मैं एंड ऑपरेटर हटा देता हूँ और ऑपरेटर को डालते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो अब जरा मैं इसको रन करता हूँ, देन आउटपुट समझते हैं हम लोग कि आउटपुट कैसे क्या आ रहा है, ठीक है। हाँ, तो एंड गेट कैसे काम करता था, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। तो उसमें कैसा था कि जब दोनों साइड वन है तो ही मुझे आउटपुट में वन मिलेगा, मीन्स अगर दोनों साइड ट्रू है तो ही मुझे आउटपुट में ट्रू मिलेगा। अगर दोनों साइड में से कोई भी एक रॉन्ग है तो आउटपुट मुझे फॉल्स मिलेगा। तो जरा देखो, ये जो n1 इक्वल टू 100, क्या n1 की वैल्यू 100 है, नहीं, n1 की वैल्यू हमने देखा था क्या था, n1 की वैल्यू इधर थी, तो n1 की वैल्यू यहाँ पर क्या थी, 10 थी, और n2 की वैल्यू 20 थी, ठीक है। तो n1 क्या 100 है, नहीं, ये तो कंडीशन हो गया रॉन्ग। क्या n2 की वैल्यू 200 है, ये भी कंडीशन हो गया रॉन्ग। तो यहाँ पर क्या हुआ, बोथ साइड का जो कंडीशन है वो रॉन्ग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आपको आउटपुट फॉल्स मिला। सेकंड वन, इधर क्या कंडीशन ट्रू है, n1 की वैल्यू वैल्यू 10 चेक कर रहा है, ठीक है। तो n1 इक्वल टू 10, यस, दिस इज द राइट कंडीशन।
N2 इक्वल टू 200 नहीं, रॉन्ग कंडीशन। तो यहाँ पर क्या हो गया, वन साइड राइट कंडीशन है, वन साइड रॉन्ग कंडीशन है, तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, फॉल्स ही मिलेगा, क्योंकि जो एंड गेट है वो क्या बोलता है, मुझे बोथ साइड में राइट कंडीशन चाहिए, बोथ साइड का जो कंडीशन है वो ट्रू होना चाहिए, तो ही मैं आउटपुट ट्रू दूंगा, वरना फॉल्स। ठीक है, अभी देखो थर्ड वन क्या है कि दोनों कंडीशन राइट है, N1 की वैल्यू 10 है, N2 की वैल्यू 20 है, दोनों कंडीशन राइट है, आउटपुट में आपको ट्रू मिला। और नेक्स्ट है और गेट या फिर और ऑपरेटर बोल सकते हो। ठीक है, फिजिक्स के हिसाब से और गेट बोल लो, और प्रोग्रामिंग के हिसाब से ऑपरेटर बोलेंगे। ठीक है, और ऑपरेटर हमारे पास क्या काम करते हैं, सेम काम है। तो अगर इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी एक साइड का कंडीशन भी अगर राइट है तो आउटपुट आपको राइट मिलेगा। एंड गेट में क्या था, दोनों साइड का राइट होना चाहिए तो ही राइट मिलेगा, बट इसमें ऐसा नहीं है, अगर एक साइड का भी राइट है ना तो आउटपुट राइट मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर देखो N1 की वैल्यू 100 है, N1 की वैल्यू 100 चेक कर रहा है, N2 की वैल्यू 200 चेक कर रहा है, जबकि यहाँ पर दोनों दोनों साइड का जो कंडीशन है वो रॉन्ग है, तो इसलिए आपको फॉल्स मिला है। ठीक है, बट यहाँ पर देखो N1 की वैल्यू 10 है, N2 की वैल्यू 200 है, तो N1 की वैल्यू 10 है, ये तो कंडीशन राइट है, N2 की वैल्यू 200 है, ये कंडीशन रॉन्ग है, तो एक कंडीशन राइट हो गया, एक कंडीशन राइट होते ही यहाँ पर आपको क्या मिल गया, ट्रू मिल गया। ठीक है, तो और गेट क्या करता है, अगर एक साइड का भी कंडीशन राइट है तो आपको आंसर में ट्रू मिलेगा, ये आंसर में राइट मिलेगा। ठीक है, अभी लास्ट वन देख लो, यहाँ पर तो N1 की वैल्यू 10, यहाँ पर N2 की वैल्यू 220, तो दोनों साइड का जो कंडीशन है वो राइट हो गया, इसलिए आपको आउटपुट में भी क्या मिल गया, ट्रू मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं वो काम करते हैं। ठीक है, लास्ट वन थोड़ा सा ये जो एंड वाला है वो बच गया है एक छोटा सा, मैं उसको दिखा देता हूँ वो क्या कर देता है। ठीक है, तो उसको भी कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं, जरा नोट ऑपरेटर में दिखा देता हूँ। तो इसमें समझो ऐसा कुछ कंडीशन में लिख रहा हूँ कि N1 इक्वल टू 100 है क्या, ऐसा कंडीशन मैंने लिखा। ठीक है, बाहर आकर मैंने प्लस ऑपरेटर कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर लगाया और इसको मैंने कॉपी किया और मैंने ये इधर डाल दिया। ठीक है, बन गई, जरा उसका रन करके देख लेते हैं, 100 चेक कर रहा हूँ राइट। तो देखो अभी तक क्या होता है ना, नोट गेट क्या करता है, जो भी तुम्हारा रिजल्ट है उसको उल्टा कर देता है, अपोजिट। अगर रिजल्ट 1 है तो उसको 0 कर देने का, रिजल्ट 0 है तो उसको 1 कर देने का, मीन्स ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू कर देने का। तो जैसे कि इधर N1 की वैल्यू 100 मैं चेक करना चाहता हूँ कि N1 की वैल्यू 100 है, नहीं, इधर आएगा आउटपुट फॉल्स। ठीक है, उस फॉल्स को ये नोट क्या कर देगा, अपोजिट कर देगा, ट्रू कर देगा, इसलिए आपको आउटपुट में ट्रू मिल रहा है। तो इसने क्या किया, जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको उल्टा कर रहा है, उल्टा। अगर ट्रू मिल रहा है तो उसको फॉल्स कर रहा है, फॉल्स मिल रहा है तो उसको ट्रू कर रहा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगले हो सकता है कि इन फ्यूचर हम लोग कुछ इस तरीके का कंडीशन यूज करें जो हमारे आउटपुट को उल्टा कर दे। ठीक है, रिजल्ट को उल्टा करें, अगर ट्रू मिल रहा है तो फॉल्स कर दे, फॉल्स मिल रहा है तो ट्रू कर दे। अगर मैं इधर क्या कर देता था, समझो मुझे 10 चेक करना है, 10 चेक करना है। ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ, इसको रन कर देते हैं। अभी मुझे क्या मिल रहा है कि मैं चेक कर रहा हूँ कि N1 की वैल्यू 10 है क्या, तो N1 की वैल्यू 10 है, यस राइट, ट्रू। ठीक है, बट नॉट गेट उसको क्या कर देगा, ये जो मैंने नोट लगाया वो क्या कर देगा, उसको फॉल्स कर देगा, इसलिए आपको फॉल्स इधर प्रिंट होके मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जो मैंने बताया, इन फ्यूचर के आने वाले जो हमारे प्रोग्राम्स होंगे, कोड होंगे, उसके अंदर आपको ये देखने को मिलेंगे। तो आपको अभी क्या इसको क्लियर करके ले लेना है, इन फ्यूचर इसको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये जो सिंबल्स है ये क्या होते हैं, इनको कैसे यूज करना है, इनका आउटपुट क्या होता है, उन सब में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो अभी प्रिया माइक ऑन करना। अ, ये आपको समझ में आया ऑपरेटर, सारे ऑपरेटर अरिथमेटिक से लेकर लास्ट लॉजिकल तक। ओके, कोई डाउट वगैरह कुछ? ठीक है, और किसी को डाउट है इसमें, अगर किसी को डाउट है तो हैंड रेस कर सकता है। ठीक है, अगर किसी को डाउट नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी मैं थोड़ा, मैंने जो टास्क दिया उसमें थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ। ठीक है, टास्क में थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ठीक है, टास्क क्या रहेगा, देखो मैंने अभी तुमको कुछ प्रोग्राम्स दिखाए थे। पहला प्रोग्राम था फॉर्म हैंडलिंग का, सेकंड प्रोग्राम था काउंटर प्रोग्राम का, थर्ड प्रोग्राम था शो हाइड का। ठीक है, तो आप क्या करो ना, इस तीनों को अलग अलग फाइल मत बनाओ, एक ही फाइल में बनाओ। ठीक है, समझो एक वेबसाइट जैसा बना दिया तुमने। ठीक है, एक पेज बना दिया जिस पेज में 3 लिंक होंगे। ठीक है, फर्स्ट लिंक होगा ऐसा बॉक्स कार्ड जैसा बना दो या फिर कंटेनर जैसा बना दो, 3 बॉक्सेस बना दो।
पहले बॉक्स में लिखा रहेगा फॉर्म हैंडलिंग, सेकंड बॉक्स में लिखा रहेगा काउंटर प्रोग्राम, थर्ड बॉक्स में लिखा रहेगा शो हेड प्रोग्राम, ठीक है। तो जब मैं फॉर्म हैंडलिंग को क्लिक करूँ तो मुझे फॉर्म हैंडलिंग का कोड दिखना, मतलब फॉर्म हैंडलिंग दिखना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं काउंटर प्रोग्राम क्लिक करूँ तो मुझे काउंटर प्रोग्राम का आउटपुट दिखना चाहिए, ठीक है। अगर मैं जब शो हेड को क्लिक करूँ तो मुझे शो हेड का आउटपुट दिखना चाहिए। मैं चाहता हूँ कुछ इस तरीके से आप बनाओ, लाइक एक वेबसाइट जैसा हो गया जिसमें 4 पेजेस हो गए। पहला पेज होम पेज हो गया जिसमें 3 आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, तीनों ऑप्शन पे क्लिक करने पे आप रिस्पेक्टिव पेजेस पे रीडायरेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके से बनाना है और थोड़ा इसको HTML CSS लगा के थोड़ा अच्छे से डिजाइन करना है कि देखने वाले को थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। या फिर आप इसको किसी को दिखा भी सकते हो, इसलिए मैं थोड़ा बोल रहा हूँ एक वेबसाइट जैसा बना लूँ, ठीक है। चलो, तो थोड़ा सा मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ जो अभी, जैसे कि आज आपने क्या सीखा, इवेंट्स के बारे में ही देखा हमने, ठीक है। इवेंट से रिलेटेड ही देखा हमने, इवेंट्स लाइक ऑन सबमिट इवेंट देखा, ऑन क्लिक इवेंट देखा, और भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ कि आप वो सारे इवेंट्स को भी थोड़ा एक्सप्लोर करो। सारे इवेंट्स आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से इवेंट्स परफॉर्म करा सकते हो, ठीक है। पर कैसे कराओगे, तो आप क्या कर सकते हो, मेरे गिटअप पे जा सकते हो। अभी गिटअप क्या होता है कि कल के लेक्चर में आपको थोड़ा मैं गिटअप के बारे में बताऊंगा, ठीक है, कि गिटअप क्या होता है, क्यों वर्क करना है, कैसे काम करता है, ठीक है, कैसे यूज कर सकते हैं इसको, कल मैं पूरा बताऊंगा। बट अभी फिलहाल आप क्या कर सकते हो, मैं एक लिंक दूंगा आपको, ठीक है। उस लिंक पे सिंपली जाना है आपको। वो लिंक कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा, मैं दिखा देता हूँ, नीचे जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग का लिंक रहेगा, ठीक है। उस पर आपको जाना है। इस जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग में आपको क्या मिलेगा, एक इवेंट हैंडलिंग करके फोल्डर मिलेगा जिस पर लिखा रहेगा जावास्क्रिप्ट इवेंट हैंडलिंग, ठीक है। इस पर क्लिक कर लेना है आपको। इस पर क्लिक करने पे क्या होगा, आपको कुछ इवेंट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हमने कुछ कोड लिख रखे हैं, बेसिक कोड है, एक एक पेज का कोड है। प्राइवेट रेपो है सर, ठीक है, पता है मुझे, मैं पब्लिक करके शेयर करूंगा, ठीक है। इसी तो मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, ठीक है, पब्लिक करके शेयर करूंगा। अभी मुझे पता है प्राइवेट है तो आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, पब्लिक कर दूंगा मैं। तो आपको क्या करना है, इसमें कुछ इवेंट्स है, तो उसको एक बार विजिट करना है आपको, सारे इवेंट्स एक बार देख लेने हैं, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आपके पास अगर टाइम हो, ठीक है, ये वैसे इवेंट से तो कुछ आप कोड भी कर सकते हो, जैसे कि इसे मैंने डाल रखा है लेंथ कन्वर्टर करके, ठीक है, या सिंपल कैलकुलेटर, टेम्परेचर कन्वर्टर, यूजर रजिस्ट्रेशन, थोड़ा इसको भी आप अपने तरफ से देखो। अगर आपको इंटरेस्ट होगा, थोड़ा सा जिज्ञासा बोलते हैं ना, क्वेरी, ठीक है, कुछ आपका जिज्ञासा या इंटरेस्ट है, मतलब मेरे को कुछ और भी करना है, तो आप इनको भी थोड़ा विजिट कर सकते हो, ठीक है। या फिर आगे वाले सेशन में मैं थोड़ा इनके बारे में भी बताऊंगा, या आपको खुद से कुछ इंटरेस्ट होगा, नहीं मेरे को कुछ और करना, तो आप इसको भी विजिट कर लो। बट फिलहाल अब मैं तो अभी आपको यही बता रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट इवेंट हैंडलिंग है, ठीक है। इसमें से एक करके दिखाता हूँ मैं। समझो मैं करना चाहता हूँ, अभी मैं कौन सा करके दिखाऊँ, ऑन सबमिट तो हमने देखा हुआ है, ठीक है। ऑन चेंज का एक बाकी है, चलो ऑन चेंज का देख लेते हैं। ऑन चेंज में क्या है, इसको कोड को मैं क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है, कोड को क्लिक, और मैं अपना सिंपल से एक पेज में आता हूँ अपने, इसमें एक फाइल बना लेता हूँ। फाइल का नाम रहेगा index.html, ला देता हूँ index.html, ठीक है। और ये कोड मैंने पेस्ट कर दिया। इस कोड में क्या है जरा समझ लेते हैं। एक बॉक्स बना, एक फील्ड है इंटर योर नेम करके, इनपुट बॉक्स है, इनपुट बॉक्स टाइप टेक्स्ट है, ठीक है, टेक्स्ट एंटर कर सकता हूँ। इसमें एक इवेंट लगा है ऑन ब्लर का, ऑन ब्लर का ऑन चेंज था, इसमें ऑन ब्लर का इवेंट लगा है, ओके गलती है, एक थोड़ा सा रॉन्ग भी हो सकता है, आप इतना देख लेना, कुछ अगर मिस्टेक हो गया हो तो। इधर ऑन ब्लर है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ऑन ब्लर ही देख लेते हैं हम लोग फिर। तो ये ऑन ब्लर का इवेंट है। क्या लिखा है कि जब ये इवेंट हो तो डिस्प्ले फंक्शन चलना चाहिए, और इसमें दिस पास कर दिया। ये दिस क्या होता है, तो ये समझो इस फील्ड का एक तरीके से रेफरेंस पहुंच गया, रेफरेंस, ठीक है। तो दिस कीवर्ड की मदद से इस फील्ड का एक रेफरेंस पहुंच जाएगा। तो ये देखो स्क्रिप्ट टैग लगा है, एक फंक्शन बना है डिस्प्ले नाम का, जिसमें एक एलिमेंट आ रहा है, तो ये रेफरेंस इधर आ गया, मतलब ये एलिमेंट इधर आ गए। इस एलिमेंट का जो स्टाइल है, जो कलर है, वो आपको रेड कर देना, ठीक है। चलो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम लोग। ऐसा ये डॉक्यू जेंगो टेम्पलेट है, इसको HTML टेम्पलेट कर देते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो ऐसा कुछ फील्ड है। अब क्या था, ब्लर था ना, तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ऑन फोकस हुआ, फोकस। आपको ये थोड़ा इवेंट समझ के भी लेना है। जब हम किसी पे किसी कोई फील्ड है उस पर जब क्लिक करते हैं तो ठीक है, उसमें फोकस इवेंट आता है, फोकस। और जैसे ही मैं इस फील्ड से अपना माउस कर्सर बाहर लेके जाऊंगा और कहीं बाहर क्लिक करूंगा तो ये ऑन ब्लर होना चाहिए था, ये क्यों नहीं हुआ, रेड कलर हो गया, ओके।
इसका क्या जो टेक्स्ट का कलर है वो रेड हो रहा है। अच्छा ओके, टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट भी कुछ लिखना पड़ेगा मेरे को। एक बार वापस से रिफ्रेश कर देता हूँ। टेक्स्ट कलर जो डिजाइन लगा, समझो पहला क्या था, मैं लिखता हूँ वेब, ठीक है। तो ठीक है, अभी फोकस वाला इवेंट हुआ था जो अभी हम लोग उसको हैंडल नहीं कर रहे। जैसे ही मैंने कहीं बाहर क्लिक करूंगा तो ये क्या हो गया, ब्लर वाला, ये वाला इवेंट चल गया, ऑन ब्लर इवेंट चल गया उसके ऊपर, ऑन ब्लर। ब्लर मतलब क्या, कि जैसे कि इसमें से कोई भी बॉक्स है, कोई फील्ड है, अगर उस पे से जब फोकस हटता है तो ब्लर इवेंट एग्जीक्यूट हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इस तरीके से चेंज है। तो इस तरीके से कुछ इवेंट्स मैंने इधर कोड डाल रखे हैं, जैसे कीबोर्ड इवेंट है, माउस इवेंट है, पेज इवेंट है, ऑन ब्लर है, ऑन चेंज, ऑन फोकस, ऑन रीसेट, ऑन सिलेक्ट, ऑन सबमिट। ऑन सबमिट तो हमने देख लिया, ऑन चेंज तो नहीं, ऑन चेंज में ब्लर वाला कोड पहुंच गया, ठीक है। हो सकता है बाय मिस्टेकली हो गया हो, ठीक है। तो आप अपनी तरफ से देख लेना। ऑन चेंज एक काम करना, ऑन चेंज को आप खुद से विजिट करके देख लेना कि ऑन चेंज क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। ट्राई करके देख लो खुद से ऑन चेंज वाला। तो और भी यहाँ पर कुछ कोड है अपनी तरफ से, छोटे मोटे कोड है, जैसे कि अभी जैसे कि आपने नॉर्मल जावास्क्रिप्ट सीख लिया, ठीक है। मतलब हमने कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप स्टेटमेंट, और भी फंक्शन क्या होता है, और भी कुछ चीज़ें सीखी हैं। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स है जिसका आप थोड़ा प्रैक्टिस प्रैक्टिस पर्पस ले सकते हो। जिसकी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, स्टोन पेपर सीजर गेम, ठीक है। तो ये कुछ एक स्टोन पेपर सीजर गेम था, आपने स्टोन पेपर सीजर गेम खेला होगा, आपको पता होगा कि कैसे करते हैं। तो आप इसको एक प्रैक्टिस प्रोग्राम लो और इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। स्टोन पेपर सीजर गेम में इसको बनाओ। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है, कुछ डाउट आता है, तो आप मेरे को कल के सेशन में पूछ सकते हो, या फिर मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो लिंक्डइन वगैरह पे, जैसे मैंने पहले बता रखा कि आप लिंक्डइन मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछ सकते हो। तो इस प्रोग्राम को, ये जो है स्टोन पेपर सीजर गेम, मुझसे उसका प्रैक्टिस ले लो, ठीक है। एक और प्रोग्राम था नंबर गेसिंग, ठीक है, नंबर गेसिंग। एक नंबर गेसिंग का गेम है, इसमें कोई वेबसाइट वगैरह नहीं बनाया मैंने, नॉर्मल सा जावास्क्रिप्ट का कोड है। तो इसे क्या कर सकते हो, अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका जो जावास्क्रिप्ट का जो बेसिक नॉलेज है, या फिर जावास्क्रिप्ट में लॉजिक कैसे डेवलप करना है, कैसे प्रोग्राम लिखना है, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाने वाली है, ठीक है। तो ये नंबर गेसिंग गेम है, जिसमें क्या होगा कि आप एक नंबर चूज करोगे, मतलब कंप्यूटर एक नंबर चूज करेगा, आप उसको गैस करना है कि कंप्यूटर ने कौन सा नंबर चूज किया है, ठीक है। तो इस तरीके का प्रोग्राम हो जाएगा। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना बहुत है, और इधर हमको आज का सेशन स्टॉप करना चाहिए। तो जिसने लास्ट टाइम का जो टास्क था वो जो मुझे नहीं दिखाया है, अगर किसी को भी टास्क दिखाना है कि मैंने उसका टास्क नहीं देखा, तो मुझे दिखा दे, तो हम उसका टास्क देख लेते हैं, ठीक है। आप दिखा सकते हैं, हमने आपका टास्क नहीं देखा। ये सॉरी, क्या बोले, सुना नहीं मैंने। ओके, यस विजिबल। और हाँ, ओके 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 ओके, सही है। ओके सही है, तो इसको थोड़ा और बनाओ, फिर हम लोग चाहेंगे ना, अभी कल के सेशन में सोच रहा हूँ ना, मैं आपको थोड़ा अपना वेबसाइट कैसे लाइव ले जाओगे वो भी बता दूँ, ठीक है। तो ट्राई करेंगे, कल हम गिटहब के बारे में देखेंगे कि गिटहब का, यस रोटेट, ठीक है। इससे पहले एक और था ना, कौन सा, तो कलरिंग वाला, जो हम लोग कलर चेंज करके वो किए थे। ओके, वो भी कर लेना, ठीक है। अच्छा, ठीक है, नो प्रॉब्लम, पर कर लेना, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना उसका भी। ओके डन। तो मैं क्या बोला था, कल हम गिटहब के बारे में देखेंगे, और ठीक है, और देख लेंगे कि कोई हमारा जो स्टैटिक वेबसाइट है उसको कैसे होस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका वेबसाइट आप लाइव कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है, आपने जो बनाया, आपने जो क्रिएट किया, ठीक है। तो चलो, कल का इतना थोड़ा मैंने बता दिया, और कल का जो भी करेंगे वो थोड़ा सरप्राइज रखते हैं, और कल देखेंगे। तो अभी आज के लिए आज का सेशन स्टॉप करते हैं। बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं।